सो असाइनमेंट के पीछे जो मकसद था वो ये है कि हमें ये रिकॉर्डिंग से पहले बोलनी थी, लेकिन चलो वो हमें कहा गया कि आप लोगों ने सेशनल 1 तक एक असाइनमेंट ज़रूर मार्क्स अपलोड करने हैं फ्लेक्स पे, वरना ऐसी की तैसी आप लोग। मैंने कहा असाइनमेंट दे देते हैं ताकि अपलोड करें। तो एक्चुअल मकसद ये था कि ये वाली बात काफ़ी अरसे से आप लोगों को भी करता रहा हूँ, उनको भी करता रहा हूँ कि जब कोई चेंज आता है आपके पास आर्किटेक्चर के अंदर या किसी भी कंप्यूटिंग के अंदर किसी भी जगह पे कोई चेंज आता है तो उसका कोई मकसद होता है, और वो मकसद जो है वो आपको क्लियर भी होना चाहिए और आपको पता भी होना चाहिए कि वी नीड टू कीप अप। ठीक है, इस असाइनमेंट का जो मकसद था वो ये था कि जिस वक्त मैंने ये चीज़ पढ़ी थी फर्स्ट टाइम, तो it was very obvious to me why we need to understand what sys enter or in this case syscall does. ठीक है, it was very obvious to me. मुझे ये अंदाज़ा है कि जो लोग कर्नल लेवल के ऊपर जिन लोगों ने काम न किया हो उनको ये बात ऐसी लगेगी कि हाँ बस ठीक है, एक इंस्ट्रक्शन पहले थी, एक इंस्ट्रक्शन अभी है, इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, तो ये लगता है बंदे को कि ठीक है इंस्ट्रक्शन चेंज क्या हो गया, वहाँ पे इंट लिखा था, यहाँ पे syscall लिखा, तो इट्स नॉट अ बिग डील, बट इट इज़ अ बिग डील, जो कि आपको समझ तब आएगी जब आप ओवरऑल बिग पिक्चर को देखेंगे। ठीक है, तो ये असाइनमेंट देने का मकसद ये था कि यू एटलीस्ट टेक अ लुक, कि नज़र आपको आए कि इफ़ यू चेंज जस्ट द इंट टू syscall, तो जब आप कंप्यूट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। ठीक है जी, ये कोई इस तरह की बात नहीं है कि आप कहेंगे कि हाँ बस ठीक है आपने एकेडमिक डिस्कशन है कहीं पे देख ली, हो गया नहीं हुआ तो खैर, ऐसी कोई बात नहीं है। व्हेन यू गो इनटू एन एरिया वेयर यू आर गोइंग टू राइट इंट एनीवेयर, ठीक है जी, और वो मैंने आपको बताया था कि इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी कॉमन, बट इट इज़ गोइंग टू बी कॉमन इफ़ यू गो इनटू फॉर इंस्टेंस प्रॉपर गेम डेवलपमेंट। ठीक है, गेम डेवलपमेंट में जाएँ, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग में जाएँ, रिसर्च वगैरह की साइड पे जाएँ, एज सुन एज यू हैव टू राइट एनीथिंग दैट्स रिमोटली रिलेटेड टू सी, ठीक है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, उससे होगा। लेकिन उससे ज़्यादा जो उसको कहेंगे कि ज़रा जनरल कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि वेन एवर यू हैव ऑप्शंस, ठीक है, कि ये चीज़ इस तरह है और ये चीज़ इस तरीके से है, तो यू नीड टू एक्चुअली सी व्हाट डिफरेंस इट मेक्स। ऑपरेटिंग सिस्टम की ये वाली असाइनमेंट तो मैंने फर्स्ट टाइम दी है क्योंकि ये वाला किस्सा भी मेरे जहन में आया था, लेकिन पहले लास्ट टाइम जब मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाई थी तो उसमें मेरे पास मेरा ख्याल आई थिंक मैंने इसी तरीके से 7-8 असाइनमेंट्स दी थी, and almost all of those assignments were code written by me. I just gave you the code, इस कोड को रन करें सिर्फ। ठीक है जी, जिन लोगों ने मल्टी थ्रेडिंग वाला मेरा वो देखा हुआ है पाइथन का जो उसके अंदर वो है, उसमें भी यही काम किया है कि आई गिव यू द कोड, रन दिस कोड एंड लुक दैट इट डज एक्चुअली मेक अ डिफरेंस। क्योंकि हम जब क्लास में यहाँ पे थ्रेड्स पढ़ाते हैं, हमारा अगला टॉपिक थ्रेड्स का ही है, आज तो नहीं आएगा, शायद नेक्स्ट वीक में आ जाए। जब हम थ्रेड्स पढ़ाते हैं तो उसके अंदर हम कहते हैं कि थ्रेड जो हैं वो एक दूसरे के डाटा को ख़राब कर सकते हैं। हम कह देते हैं क्लास में, आप कहते हैं एम ही लगा, पता नहीं कैसे होगा, हो ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। इंक्रीमेंट की इंस्ट्रक्शन है, इंक्रीमेंट की इंस्ट्रक्शन ये काम कर रही है, ठीक ठाक काम कर रही है, आपको किसने कहा इंक्रीमेंट की इंस्ट्रक्शन खराब होती है? ठीक है, यू कैन नॉट सी इट। मैं जब बैचलर्स में तो हमने ये चीज़ें पढ़ी नहीं थी, मैं एमएस में था, तो सिटी यूनिवर्सिटी में, तो हमारे जो टीचर आते थे तो ही वॉज अ वेरी गुड टीचर, पैरेलल प्रोग्रामिंग हमें पढ़ाते थे, MPI लैंग्वेज है, अब तो नहीं होती है, उस वक्त होती थी, पढ़ाते थे हमें। तो एज़ यूजुअल क्लास छोटी होती थी, लेकिन मैं पीछे बैठा होता था तो पीछे से बक बक करता था। तो उन्होंने कोड लिखा कि ये कोड इस तरीके से काम करता है, जिस तरह यहाँ पे हमने वो फोर्क वगैरह का लिखा ना, तो इस तरीके से लिखा, और वहाँ पे उन्होंने कहा कि ये दो जब एक साथ चलते हैं तो डाटा ख़राब होता है, जिस तरह मैंने भी आप लोगों को कहा। ठीक है, तो आप लोग शरीफ लोग हैं, आप लोगों ने कहा चलो सर कह रहे हैं डाटा ख़राब होता है, होता होगा। ठीक है, तो मैं पीछे जाने था, सर कैसे ख़राब होता है? मैंने कहा भाई ये इंस्ट्रक्शन पहले एग्जीक्यूट होगी फिर ये एग्जीक्यूट होगी। मैंने कहा सर अगर ये पहले एग्जीक्यूट ना हुई तो फिर उस बंदे को समझना पड़ेगा मैं क्या करूँ इसके साथ। तो ही वॉज अ वेरी गुड टीचर, ही हैड द अंडरस्टैंडिंग, लेकिन उनको ये नहीं समझ आ रही थी उस टाइम पे, रन टाइम पे क्लास में कभी कभी सवाल आता है ना तो समझ नहीं आता, उनको ये नहीं समझ आ रही थी कि इसको मैं ये बात किस तरह समझाऊँ कि ये इंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती पहले एग्जीक्यूट इसके साथ, क्योंकि चूँकि आप लोग इंस्ट्रक्शन का नहीं पता, थ्रेड्स में जब जाएंगे तो पता चल जाएगा। उस वक्त उनको मैंने कहा कि सर आप बिल्कुल सही कह रहे होंगे, ये क्लास में तकरीर कर रहा हूँ बैठ के, मैंने कहा सर आप बिल्कुल सही कह रहे होंगे, मैं गलत कह रहा हूँ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही, मुझे ये समझाएं कि आप कैसे सही कह रहे हैं। ठीक है, तो आई हैव दैट कॉन्सेप्ट इन माई माइंड अभी तक, कि आप लोग कहते नहीं हैं, शरीफ लोग हैं अगेन, लेकिन आप लोगों के भी जहन में आता होगा कि ये कैसे ओवर स्टेप कर रहे हैं एक दूसरे को, कैसे ख़राब कर रहे हैं, डाटा नहीं ख़राब हो सकता। आपको चूंकि जब तक नज़र नहीं आएगा ना, तो जहन में क्या आता है, अगेन थ्रेड्स तक आके बात करेंगे, लेकिन अभी वैसे ही आपने सवाल पूछा तो बताता हूँ कि ये अप्रोच क्या है, कॉन्सेप्ट के हिसाब से बता रहा हूँ कि जहन में ये आता है कि ये डिस्कशन जो हम यहाँ पे कर रहे हैं कि दो चीज़ें एक साथ चलेंगी और एक दूसरे के डाटा को ख़राब करेंगी, दिस विल बी रेयर, शायद कहीं जाके आ जाए, शायद। ठीक है,
Reality is, if you run it, it's going to happen, it's going to definitely happen in like 99.9% of the time. There will be like a remote chance, 0.01 remote chance जब मसला ना आए. तो ये जो वजन है ना बात का, ये समझ नहीं आता, और जब ये वजन समझ नहीं आता है तो आपको कॉन्सेप्ट की इंपॉर्टेंस समझ नहीं आती. तो इस असाइनमेंट का मकसद ये है ओवरऑल कि आप लोगों को ये नजर आए कि इस कॉल के चेंज करने से इफेक्ट पड़ रहा है. ठीक है, तो वो एक्चुअल वैल्यू जो है आपको नजर आए कि इतने % फर्क पड़ रहा है. जब तक आपको वो परसेंटेज नहीं नजर आएगी आपको अंदाजा नहीं होगा कि कितना फर्क पड़ता है. ठीक है जी, और मैं बताऊंगा तो आप कहेंगे हाँ ठीक है ये बता रहे थे, इसलिए मैंने अभी तक वो फिगर बोला ही नहीं है. ठीक है, जिन लोगों ने कर लिए उन्होंने देखा होगा. उसको जब रन करते तो इन्वॉल्व सीसी हम्म लेकिन वो सिस कॉल था ना वो आपने मेरे लैपटॉप में सेगमेंटेशन कोड डाउन सेगमेंटेशन हो देता था. अच्छा, फिर जो मैंने जीरो बढ़ा दी तो जीरो में तो माशाल्लाह चलता रुकने का नाम नहीं है. तो ये तो सेगमेंटेशन फॉल्ट आई डोंट नो, उसको आप कम करके देख लें. फिर सेगमेंटेशन फॉल्ट आना नहीं चाहिए, कुछ लिखने में शायद कोई मिस्टेक की हो. ठीक, या मैंने या आपने, दोनों में से एक ने लिखने में कुछ मिस्टेक की होगी. दोनों सही चल रहे हैं. सो फिर आपने शायद लिखने में गलती की. ठीक है, एनीवे वो बता दें फिर शायद देख लें. सो द पॉइंट इज कि यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम की जितनी चीज़ें हैं ये कहानी में अगर सुनाता रहूँगा तो ये कहानी आएगी और कहानी जाएगी. इसको साथ साथ अगर रन करके एग्जीक्यूट करके थोड़ा थोड़ा देखते जाएंगे तो फिर समझ भी आएगी, इसका सही फायदा भी होगा. ठीक है, तो जो चीज़ें बहुत क्रिटिकल हैं वो मैं असाइनमेंट में दूंगा ताकि आप लोग ज़रूर उनको कर लें. उसके अलावा जो चीज़ें हैं वो साथ साथ अगर देख सकते हैं तो अच्छी बात है, वरना बस ठीक है, ऐसी को बड़ा फटा नहीं है. ठीक है, ओके. और वो जो आखिरी वाला पोर्शन जो आप कह रहे हैं कि वो एवरेज निकालना क्यों मकसद है, बिकॉज इफ यू डोंट डू इट देन यू कैन नॉट कैलकुलेट द एक्चुअल वैल्यू. आई कुड हैव गिवन यू दैट स्क्रिप्ट, लेकिन मैं तंग करने के लिए एक असाइनमेंट एक इंस्ट्रक्शन और भी थी, मैंने कहा छोड़ो नहीं बताते सर एम ही तंग करने के लिए. जी जनाब पूछें. ये जो है ना जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा पहले एस पे क्यों आता है? पहले किस पे क्या आता है? ये होगा एस में क्यों डायरेक्ट एस में आता है ना कि ये एफ वाले अच्छा जी, रुकें सब्र कर लें. राइट, सो देखें इस बात को समझे दोबारा एक दफ़ा, इसको रिवाइज कर लेते हैं. ठीक है, लास्ट टाइम क्वेश्चंस का टाइम भी नहीं मिला था तो इसको देखें, तो एक नज़र देखने दो. सो 4 को इस तरीके से देखेंगे, ये जो यहाँ पे ये जो चीज़ बनाई हुई है ये बहुत ज़रूरी है. 4 को इस तरीके से देखेंगे कि जिस टाइम पे 4 की इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है, ठीक है, ये आपके पास पूरा प्रोग्राम जो है ये यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है, ये वाली 4 की इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गई. ठीक है, सही है जी. इसको बनाए डुप्लीकेट कॉपी, एक 4 की इंस्ट्रक्शन यहाँ है, एक 4 की इंस्ट्रक्शन क्या यहाँ है, 2 डुप्लीकेट हो गए जी. ठीक है, इन दोनों के डुप्लीकेट होने के बाद यहाँ पे जो असाइनमेंट की इंस्ट्रक्शन थी उसने एग्जीक्यूट होना है. इन दोनों को अब अलग अलग चलाएं एज ए नॉर्मल सीक्वेंशियल प्रोग्राम. ठीक है, बात समझ आ रही है? इसको रन करने का तरीका कार ये है, इन दोनों को अपने अपने प्रोग्राम के तौर पे अलग अलग चलाएंगे तो फिर मसला नहीं आएगा. अगर इन दोनों का आप यूं समझेंगे कि इस वक्त कौन सा चल रहा है और वो क्या कर रहा है और ये क्या कर रहा है, फिर मसला आएगा. ठीक है, इन 2 की कॉपीज आपने बना ली, अब किसी एक को पिक कर लें क्योंकि आपको नहीं पता पहले कौन सा पिक करेगा. जस्ट पिक एनी वन और उसके हिसाब से आप वो करें, रन करें उसको. ठीक है, ये आपके पास चाइल्ड है, ये आपके पास पेरेंट है. ठीक है, अगेन यू कैन फ्लिप इट, इट डजंट मैटर. ठीक है, अब ये बताएं कि जब आप पेरेंट में आए हैं तो 4 का क्या उसूल है कि पेरेंट को क्या पीआईडी पास की जाती है, रिटर्न कॉल क्या भेजी जाती है, उसको रिटर्न वैल्यू क्या भेजी जाती है, चाइल्ड की वेट, या यूं जब टेक्निकल उसमें कहते हैं वो कहते हैं नॉन जीरो पॉजिटिव वैल्यू उसको वापस भेजी जाती है. ठीक है, विच इज दी चाइल्ड की पीआईडी. सही हो गया. जब ये इसको मिलेगी पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है, नॉन जीरो, तो आप इसके अंदर आएँ और इसके अंदर देखें कोई दूसरे चाइल्ड को छोड़ दें इस टाइम पे. ठीक है, सिर्फ ये देखें कि आपके पास यहाँ पे पीआईडी के अंदर क्या वैल्यू पड़ी हुई है, कोई पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये इफ ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, फॉल्स होगा. आप इधर आ जाएंगे. ठीक होगा, यहाँ पे आ गए. इस 4 को एग्जीक्यूट करें. अगेन ये 4 जब एग्जीक्यूट होगा हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, एक चाइल्ड बनेगा एक पेरेंट बनेगा, इस जगह पे हम 4 को एग्जीक्यूट कर रहे हैं. ठीक है, अब ये बात देखें कि वो जो पहले हमने 4 किया था उसका इसके साथ अब कोई ताल्लुक नहीं है. हम जिस 4 कॉल पे हैं उसको सिर्फ देखें. ठीक है, ऊपर चाइल्ड था नहीं था, इफ था नहीं था, वी डोंट केयर एट दिस पॉइंट. सिर्फ सवाल क्या है कि इस टाइम पे हम कहाँ हैं, इस 4 की इंस्ट्रक्शन पे हैं. 4 की इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई, 2 कॉपीज बन गई, डुप्लीकेट हो गया. ये डुप्लीकेट करने के बाद हमने इन दोनों में से एक को पिक करना है और आगे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है. आगे इंस्ट्रक्शन नहीं है, बात खत्म हो गई. अब यहाँ पे दोबारा पीआईडी का चेक चूंकि है ही नहीं, इस वजह से उसको सोचने की इस टाइम पे जरूरत नहीं है.
अगर यहाँ पे ये सोचेंगे ना कि भाई हमने तो ये चेक लगाया था कि चाइल्ड जो है अगर वो है तो 2 फोर्क करना है, वो यहाँ पे बात नहीं थी, वो जिधर थी उसको वहीं रहने दें। ये बात समझ आ रही है जी? जिस टाइम पे आप फोर्क करेंगे तो इस तरीके से, स्पेशली एग्जाम वगैरह में कोई चीज़ आती है या जो आपके टेस्ट वगैरह होते हैं ना, जीआरई और वो सारे जो मैंने आपको बताया था, इंटरव्यूज वगैरह में कहीं पे भी इस तरह का सवाल आता है ना, तो इस तरीके से एक छोटा सा एक वो बनाए, छोटे छोटे कोड्स होंगे, तो आप एक डब्बे के अंदर बता सकते हैं कि मैं इस जगह पे भी फोर्क को एग्जीक्यूट करूँ। तो उसको देखें कि यहाँ पे कौन सी इंस्ट्रक्शन है, फिर जब दोनों स्प्लिट हो जाए उसके बाद एक को पकड़ें और एक ही इंस्ट्रक्शंस आगे एग्जीक्यूट करें कि उसके बाद कौन सी इंस्ट्रक्शन है। उस एग्जीक्यूशन करते वक्त बाकी सब कहानी को भूल जाए, ठीक है? अगर ये समझने की कोशिश करेंगे ना, ये भी मैंने सुबह भी एक सवाल के जवाब में कहा कि इफ यू ट्राई टू थिंक ऑफ इट दिस वे कि इस प्रोग्राम में चाइल्ड आगे फर्दर 2 फोर्क करता है, फिर बात गलत होगी, क्योंकि चाइल्ड इज वेरी एम्बिगुअस। 3 अलग अलग फोर्क्स हैं, उसमें कौन से वाले के चाइल्ड की आप बात कर रहे हैं? पहले वाले के चाइल्ड के अंदर ये बात है और बाकी जितने फोर्क्स हैं उनके अंदर ये किस्सा कहानी नहीं है, ठीक है? तो चाइल्ड और पेरेंट इस तरह जनरल मत बोलें, ये कहें इस फोर्क के अंदर जो पेरेंट बना है वो क्या कर रहा है, इस फोर्क के अंदर जो चाइल्ड बना है वो क्या कर रहा है, इस फोर्क के अंदर जो पेरेंट बना है वो क्या कर रहा है, इस फोर्क के अंदर जो चाइल्ड है वो क्या कर रहा है, ठीक है? और इस तरीके से एक छोटी सी वो बनाएं। अगर ये चीज़ आपको आसान लगती है, इससे काबू कर सकते हैं, ठीक है, वरना अगर ये बनाएंगे तो मेरा ख्याल है इससे ज़रा सा फ़ायदा ज़्यादा हो जाएगा थोड़ा सा, बिकॉज यू कैन सी कि किस जगह पर हमारा ये फोर्क, कौन से वाले फोर्क की बात हो रही है, ठीक हो गया? और इफ़ यू कैन कम अप विद योर ओन मेथड, 1 2 3 कर लगा सकते हैं कि ये फोर्क नंबर 1 है, ये फोर्क नंबर 2 है, ये फोर्क नंबर 3 है, उस तरह कर सकते हैं। कुछ विजुअल रिप्रेजेंटेशन अपने लिए बना लें जिससे आपको समझ आती हो, ठीक है जी? आपका सवाल हो गया इससे जी? तो जब फोर्क एक दफा एग्जीक्यूट होता है तो वो पेरेंट को जनरेट करना, कोई कोई भी वैल्यू साइन करता है और चाइल्ड को 0 साइन करता है। जो रिटर्न वैल्यू होती है ना, वो चाइल्ड को वो जाती है जो इस नए प्रोसेस की पीआईडी है। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? हाँ, गलत बोल रहा हूँ। चाइल्ड को हमेशा 0 रिटर्न वैल्यू मिलती है और पेरेंट को ये जो नई पीआईडी इस चाइल्ड को असाइन की गई है वो भेजी जाती है वापस, क्योंकि ये 2 ही हैं, ठीक है? और बस वो सेमेंटिक्स इस तरीके से बनाए गए, उसके अपने फवायद हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है, लेकिन उसमें हम नहीं जा रहे, ठीक है? फोर्क अगर लूप के अंदर लगा हो अगेन वो भी अपने सो आप को डुप्लीकेट करेगा, मतलब सो क्या होता है यार, वाइल का लूप कैसे लिखते हैं? वाइल का लूप बोलिए। कितने बनेंगे जल्दी बोलें, टोटल प्रोसेसेस जल्दी बोले, जल्दी बोले, जल्दी बोले। हाँ तो यार आगे चलो, कितने बनेंगे? वो तो सिंटेक्स मसला है, गोली मार दूंगा सारा। 3 तो हो नहीं सकते। मारे तो क्या, अच्छा मारे तो क्या, शाबाश, तो क्या मारे, कागज पे ना करें। आई प्लस प्लस आई को इंक्रीमेंट किया जी आखिर में। करें करें सारे करें। आई इज लेस देन 3। दो सेकंड में जवाब आना चाहिए, 2 सेकंड में है? सेवन कहाँ से ला रहे हैं? ऑड नंबर कहाँ से आ रहा है? ऑड ग्रे से आ रहा है। प्रोसेस वही सवाल है, 4 का सवाल यही पूछा जाता है कि टोटल मैक्सिमम प्रोसेस कितने बनेंगे। 4 में और कुछ नहीं पूछते। ये बड़े मजे का सवाल है ये, इसमें बस एम इधर उधर लूपे लगाते जो, कंडीशनल लगाते जो, और लोगों को दिमाग खराब करोगे। बताओ कितने बनेंगे?
सवाल ये नहीं है कि पेपर में आएगा कि नहीं, सवाल ये पेपर में क्या आएगा। बोले शुरू से बोले, हाथ खड़ा करें। अच्छा, कौन कह रहा है कि एक प्रोसेस बनेगा? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 कितने? ये फोर्क कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होगा जी? फोर्क फोर्क फोर्क। ऊपर किया था यहाँ पे कहीं पे? किधर है? ये रहा। कितने बन रहे थे? 8 नहीं? जो 1 2 3 4 5 ऊपर वाले तो डुप्लीकेट होके ख़त्म हो गए ना। मतलब ऊपर वाला जब डुप्लीकेट हो गया तो वो तो नीचे वाली गिनती में आ गया ना। एक फोर्क अगर आपने किया है तो 2 बने, ऊपर वाला इसलिए नहीं गिन रहे क्योंकि वही तो स्प्लिट होके 2 बना है। ठीक है, तो इसके लिए पहली बात तो है कि सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। फोर्क है, 3 दफ़ा एग्जीक्यूट हो रहा है, वो ऊपर हम कर चुके हैं। ये आप लोगों का एल्गो में भी अच्छा खासा दिमाग खाया जाएगा इस बात पे, और ऑटोमेटा कहीं पे आगे आएगा, उसमें भी बहुत ज़्यादा दिमाग खाया जाएगा। हाँ, बोर सब्जेक्ट ऑफ ऑटोमेटा, समझ गए। ए उसमें कहते हैं वो ए बी करके आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा, पूरे कोर्स में सी तक भी नहीं पहुँचेंगे। शाकिर साहब शायद ये देख रहे हो तो आई एम सॉरी जी। सुने सुने सुने, ये बात ज़रा समझें, ये ज़रूरी बात है। इधर देखें, आपके पास अगर आपने एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है और आपके पास कोई और प्रॉब्लम आता है, तो फर्स्ट यू ट्राई टू मैप दिस न्यू प्रॉब्लम इनटू एन ओल्ड प्रॉब्लम बिकॉज यू ऑलरेडी सॉल्व द ओल्ड प्रॉब्लम। ये एल्गो में आप लोग बिल्कुल आखिर में जाके, मेरा ख्याल एक कोई आखिरी लेक्चर होता है उसके अंदर जाके आप ये देखेंगे और अच्छा खासा उस पर दिमाग खराब होता है कि इफ यू हैव अ प्रॉब्लम, अ जनरल प्रॉब्लम दैट यू हैव सॉल्व्ड और इवन अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम दैट यू हैव सॉल्व्ड एंड यू कैन मैप अनदर प्रॉब्लम टू दिस प्रॉब्लम, तो इस प्रॉब्लम की सोल्यूशन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो आपको सोचने की सिरे से जरूरत ही नहीं है। जान के मैंने एग्जैक्टली 3 लिखा है यहाँ पे ताकि आपको पता चले कि वाइल 3 दफा एग्जीक्यूट हो रहा है तो फोर्क फोर्क फोर्क। यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट कि लूप में क्या होगा। ठीक है, हाँ, इफ आई हैड रिटन 4 ओवर हियर तो फिर आपको इसके बाद शायद ट्री बनाना पड़ता। ठीक है, लेकिन स्टिल 3 तक का आपको पता है कि 3 तक क्या होगा, तो वो 8 बनाए और उसके बाद हरे को 4 कर ले। ठीक है जी, बात समझ आ रही है जी? तो ये अच्छे तरीके से समझ आए। अगर नहीं होता तो यू कैन रन इट स्टेप बाय स्टेप और उस तरीके से कर लें। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको 4 होंगे तो क्या होगा, जल्दी बोलें, ऐसे करके बोलें। 16। अगर 5 होगा तो 2 to the पावर है ना, स्प्लिट हो रही चीज़ें। ठीक है, तो ये जनरल पैटर्न्स रिकग्नाइज करना सीखें हर चीज़ के अंदर। ठीक है, ये इतने इतने जब आप होते थे मैथ्स जब आपको पढ़ाते थे ना, तो वो मैथ्स हम लोग अच्छे तरीके से नहीं पढ़ाते, लेकिन मैथ्स का मकसद ये है कि यू अंडरस्टैंड द पैटर्न्स। ठीक है, आगे आप लोगों ने आगे कैलकुलस में भी पढ़ा है, सीरीज़ हैं और वगैरह वगैरह सारी चीज़ों के अंदर। तो उसका मकसद ये होता है कि यू अंडरस्टैंड द पैटर्न्स। आप लोगों को ये जो इतने ज़्यादा दफ़ा करवाया जाता है ना कि डेरिवेटिव जो है तो साइन का कॉस होता है, कॉस का पता नहीं क्या होता है, और वगैरह वगैरह सारी चीज़ें, वो इसीलिए होती हैं कि यू अंडरस्टैंड कि आपके पास पैटर्न्स क्या इमर्ज हो रहे हैं। जब आपके पास पैटर्न्स इमर्ज होना शुरू हो जाते हैं तो आप सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे। आप लोगों ने आगे एल्गो में भी ये देख लेंगे। आप लोगों ने देखा है मास्टर्स थ्योरम, देखा है आप लोगों ने? अभी तक नहीं देखा ना, उसमें हम देख लेंगे। सो यू कीप डूइंग अ थिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, और आपको पता चलता है कि यार ये तो एक ही काम हम बार बार कर रहे हैं। जब वो एक ही काम बार बार हो रहा होता है तो यू रियलाइज कि इसके अंदर पैटर्न क्या है, और जैसे ही वो पैटर्न आपको पता चलता है तो यू कम अप विद दिस ग्रेट टूल जिसको आप उठा गया थोड़े की तरह किसी के सर पे मारते हैं एंड द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। ठीक है जी, तो वो पैटर्न रिकग्निशन बड़ी जरूरी है। तो इसके अंदर आप आसानी से देख लें कि ये जो वाइल वाला किस्सा है ये तो बड़ी सीधी सी बात है। इफ देयर आर नो कंडीशंस, तो जितने आपके पास फोर्क्स आ रहे हैं अगर सारों ने रन होना है खामखा, तो इट्स सिंपली 2 to the पावर। क्यों? क्योंकि 4 क्या करता है, चीज को डुप्लीकेट करता है। जितनी दफा फोर्क होगा उतनी दफा डुप्लीकेशन होगी, जितनी दफा डुप्लीकेशन होगी, ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है 2 to the पावर की। ऐसी बात है ना, 2 to the पावर की डेफिनेशन है कि डुप्लीकेशन कितनी हुई है। ठीक है, दूसरी बहस कहीं हो जाएगी। यहां तक सही हो गया? कोई सवाल है फोर्क में तो पूछेंगे। ठीक है, तो पैटर्न्स को अब थोड़ा सा समझें, और 3-4 तरीके आपको बता दिए फोर्क के। कोड को स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ये ट्री बना सकते हैं, ये दूसरे वाला ट्री बना सकते हैं, कुछ जनरल वो बता दिए। ठीक है, तो इसके हिसाब से वो करें। लेकिन अनकंडीशनल फोर्क्स जो है वो आमतौर पे आपको नहीं मिलेंगे, तो कुछ ना कुछ कंडीशन बीच में लगी होगी, तो इसको ट्री वगैरह बना के करना पड़ता है। ठीक है जी, ओके। कहानी हमने कहाँ से शुरू की थी?
फोर्क क्यों किया था? किया क्यों था? हमने कहा था कि आपके पास POSIX के स्टैंडर्ड के अंदर किसी भी प्रोसेस को क्रिएट करने का एक ही तरीका है फोर्क का, और दूसरा हमने एक तरीका देखा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू में एक इनिट जो है वो स्टार्ट करता है। इनका बस यही दो तरीके हैं। ऐसी बात है, इसमें मसला आपको नज़र आ रहा है? अगर कोई तीसरा तरीका नहीं है प्रोसेस को क्रिएट करने का तो कोई मसला नज़र आ रहा है किसी को? लेट्स से इनिट स्टार्ट हो गया, इनिट ने कोई और प्रोसेस स्टार्ट करना है, कैसे करेगा? फोर्क से करेगा। तो कोई तरीका है नहीं, मैंने आपको बता दिया, और कोई तरीका नहीं है प्रोसेस को क्रिएट करने का, एक फोर्क किया बस। ठीक है, तो अब ये बताएं कि अगर फोर्क करेगा इनिट तो क्या होगा? अगर इनिट फोर्क करेगा तो क्या होगा? दो इनिट हो जाएंगे, सही है। चलिए अगर और फोर्क कर ले आगे तो वो फोर्क करता भी रहे तो क्या होगा? इनिट ही इनिट बनते जाएंगे ना। ठीक है, सिर्फ इनिट ही इनिट आएंगे। हमने तो वो GUI दिखानी है, इनिट नहीं चाहिए हमें अब, या हमने कैलकुलेटर स्टार्ट करना है। वी हैव टू स्टार्ट सम अदर प्रोग्राम। तो फोर्क तो डुप्लीकेशन कर रहा है, बाय डेफिनेशन इट्स अ डुप्लीकेशन, एंड दैट्स ऑल देयर इज टू इट। फोर्क की कहानी खत्म होगी, बस फोर्क यही करता है। मसला समझ आ गया जी? तो इफ यू हैव जस्ट फोर्क तो यू कैन नॉट क्रिएट other processes. You can duplicate a process and you create a new copy of the existing process, but you cannot create another executable, या you cannot run another executable. समझ रही बात की? तो इसका इलाज क्या हो सकता है? आप अगर ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहे होते तो आपके ज़हन में क्या इलाज आना था? अलग सिस्टम कॉल ऐड कर लें। ठीक है, वो क्या करेगी सिस्टम कॉल? अब बताएं अगर आप बना रहे हैं तो। फोर की जगह लेट से क्रिएट हम नाम रख देते हैं। ठीक है, क्रिएट नाम है, उसको आपको क्या क्या बताना पड़ेगा? फोर को क्या बताते हैं हम? फोर को हम बताते क्या है? डुप्लीकेशन करने के लिए जब आप फोर की सिस्टम कॉल करते हैं तो उसको क्या इंफॉर्मेशन भिजवा रहे हैं? एक जूता मारूंगा यहाँ से। आप फोर को भिजवा क्या रहे हैं? फंक्शन कॉल करते वक्त उसको कौन सा पैरामीटर पास कर रहे हैं? ये कुछ भी नहीं भेज रहे आप उसको। ठीक है, सही है। तो जब आप ये क्रिएट की सिस्टम कॉल बनाएंगे तो पहली चीज उसको भिजवाएंगे कुछ भी नहीं। चलिए ठीक है, उसके अलावा क्या भेजना पड़ेगा हमें? किसको रन करना है अब बताना पड़ेगा ना। फोर्क में तो था कि एग्जिस्टिंग प्रोसेस को डुप्लीकेट कर दो, इट डजंट नीड एनीथिंग। अगर आपने ये कहना है कि भाई कैलकुलेटर को स्टार्ट करो तो यू हैव टू टेल इट कि ये कैलकुलेटर है, इसको स्टार्ट करो। ठीक है, ये calc.exe फाइल पड़ी हुई है, इसको रन करो, ऐसी बात है। ठीक है ना। अब वो सिस्टम कॉल काम करेगी किस तरीके से? पहले जाएगी एक नया प्रोसेस क्रिएट करेगी जिसके अंदर उसको सारे के सारे वो काम करने पड़ेंगे जो कि फोर्क वैसे भी करता है। फोर्क क्या करता है? पीसीबी क्रिएट करता है, मेमोरी मैपिंग करता है, वगैरह वगैरह, वो सारे काम करता है ना ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये सारे काम दोबारा करने पड़ेंगे, और फिर करने के बाद फिर वो क्या करेगा कि मेमोरी के अंदर लोड किस चीज को करेगा? उस कैलकुलेटर को, डाटा वगैरह, और वो जो कोड का सेगमेंट था वो कैलकुलेटर का लेके आएगा। और चूंकि कैलकुलेटर आपके पास नई एग्जीक्यूटेबल है तो आपके पास जो स्टैक और हीप के अंदर जो डाटा पड़ा है और जो इनिशियलाइज अनइनिशियलाइज मेमोरी मैप याद है? याद है सबको कि नहीं याद? ठीक है, आपके पास टेक्स्ट, डाटा सेगमेंट, डीएसएस और हीप और स्टैक। ठीक है, तो अब चूंकि ये नई एग्जीक्यूटेबल है तो जाहिर बात है कि पुरानी एग्जीक्यूटेबल के ग्लोबल वेरिएबल्स तो इसको नहीं चाहिए ना, नहीं चाहिए होंगे, सही। इसको वो चाहिए, स्टैक चाहिए, वो तो उसके फंक्शन कॉल्स का स्टैक है। हीप उसने अपने लिए कुछ चीजें एलोकेट की हुई हैं, तो इसको तो पता नहीं है, तो ये अब सारी चीजें फजूल है। बात समझ आ रही है? तो देखें, इंस्टेड ऑफ डुप्लीकेटिंग फोर्क हम क्या करते हैं कि वी क्रिएट अ न्यू सिस्टम कॉल which is not used, गौर से सुने, which is not used to create a new process. It does not create a new process. We solve this problem of creating a new process by not creating a new process. Yes, आ रहे हैं उसी तरफ, आ रहे हैं, थोड़ी देर में आते हैं। ठीक है, 2 मिनट रुके। आपके पास सिचुएशन क्या है कि आपने किसी और प्रोग्राम को रन करना है। उसके लिए मैं आपको पहले ये तरीका बता रहा हूं कि फॉरगेट अबाउट फोर्क फॉर द मिनट। ठीक है जी, भूल जाए, फोर्क नहीं है। यू आर रनिंग इनिट, एक इनिट रन हो रहा है। इनिट ने आके एक कॉल की जिसको कहा जाता है exec ve, ठीक है, या exec कहा जाता है, इन जनरल इसको exec कहा जाता है। ठीक है, exec ve थोड़ी पर्टिकुलर लिखी हुई है लिनक्स के हिसाब से, POSIX के हिसाब से। exec इज द विच इज शॉर्ट फॉर एग्जीक्यूट। ठीक है, इसको आप बताते हैं अपनी एग्जीक्यूटेबल जिसको आपने रन करना है, फॉर इंस्टेंस कैलकुलेटर।
या इस केस में आप एग्जांपल ls की दी होगी, ठीक है। लिनक्स में देख लिया ls आर ने, ls एंटर जो आप करते हैं तो ls, ठीक। तो यू टेल इट विच एग्जीक्यूटेबल टू रन, इट गोज ओवर देयर, लोड्स द कोड, और गौर से सुने, इट रिप्लेसेस द मेमोरी मैप ऑफ द करंट प्रोसेस विद दिस न्यू एग्जीक्यूटेबल। पिछला काम खत्म, तो ये खुदकुशी कर लेता है प्रोसेस, ठीक है। खैर है, मुझे खत्म कर दो और इसको जगह दे दो, ठीक है, अच्छा प्रोसेस होता है, ठीक है। सो व्हाट exec does is it tells the operating system to execute this new command, this new program and simply finish this। ये नहीं रहेगा बस इसके बाद, इसको हम ये भी नहीं कहेंगे कि इसको खत्म करेगा। आपकी स्टेट जो है वही कर्नल रनिंग के अंदर ही रहेगी। कर्नल रनिंग के अंदर जब आप जाएंगे exec की कॉल करके, तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो प्रोग्राम लोड करेगा, आपका मेमोरी मैप नया क्रिएट होगा फ्रेश, ठीक है। आपका टेक्स्ट जो है वो रिप्लेस हो जाएगा, डीएस और वो जो डाटा और डीएसएस हैं वो रिप्लेस हो जाएंगे, स्टैक खाली, हीप खाली, ठीक हो गया, बिल्कुल मेमोरी मैप साफ हो गया। यू गो बैक, जब आपकी बारी आएगी तो आप कहां पे जाएंगे, वापस एग्जीक्यूशन पे जाएंगे, उस प्रोग्राम की इनिशियल इंस्ट्रक्शन जो आप एग्जीक्यूट करना शुरू कर देंगे। सर ये जो हम जैसे ls करेंगे तो ये सब कुछ होगा जी, तो मेरा टर्मिनल खुला हुआ है, हाँ। वो कोई प्रोसेस मैंने रन किया नहीं है। सबर आ रहे हैं, ठीक है। अभी तक सिचुएशन क्या है कि यू हैव इनिट, सिर्फ इनिट से बात कर रहे हैं। इनिट ने क्या किया, ls को कॉल किया, तो इनिट खत्म हो गया और ls रह गया। ls ने अपना काम करके ls खत्म हो जाना है ls में। यहां तक बात सही है जी? समझने की जो बात है वो ये है कि exec के केस में कोई नया प्रोसेस नहीं क्रिएट होता, एग्जिस्टिंग प्रोसेस को ही एक किस्म का यूं कह लें कि उसको वाइप आउट कर देते हैं और उसकी जगह पे नया प्रोसेस आ जाता है, ठीक है। और वो नया प्रोसेस अपने शुरू से एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देता है, ठीक है। ls की जो मेन होगी कॉल, वहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। कर्नल रनिंग के अंदर होता है जी, कर्नल रनिंग में होता है, लेकिन जब आप ये काम कर देते हैं तो उसको आमतौर पे वापस यूजर रनिंग में नहीं भेजा जाता है, उसको आप वापस भेजते हैं रेडी में। जिस तरह हमेशा मोड स्विच होता है तो हमेशा आमतौर पे चीज आती है रेडी के अंदर, ठीक है। फिर बारी का इंतजार करेगा वो अपनी, ठीक है, सीधा वापस नहीं जाता एग्जीक्यूशन पे, वो हमेशा। जब आपसे कर्नल रनिंग का क्या मतलब है, बोले बोले हाँ, लेकिन पूरी बात करें। जब क्या होता है तो हम कर्नल रनिंग में जाते हैं, ठीक है, मोड स्विच। लेकिन मोड स्विच से पहले क्या हम करते हैं तो हम कर्नल रनिंग में जाते हैं, सिस्टम कॉल, ठीक है। सो वी इशू अ सिस्टम कॉल, इन ऑर्डर टू सर्विस दैट सिस्टम कॉल आपका मोड स्विच होता है, आप कर्नल रनिंग में जाते हैं, तो ये कर्नल रनिंग इसी प्रोसेस का हिस्सा है, ठीक है। जिन लोगों ने असाइनमेंट कर लिया उन्होंने देख लिया होगा कि ये यूजर टाइम के अंदर ये चीज होती है। सो ये कर्नल रनिंग जो है वो आपके पास उस प्रोसेस के बिहाफ पे कोई काम कर रहा है, और यहां पे वो काम क्या कर रहा है कि वो जाके वहां से नई चीज आ रहा है, इसको उठा के खत्म कर देगा और इसकी जगह पे नया प्रोग्राम आपके लिए लोड कर देगा, ठीक है। यहां तक सही है? सही है, गलत कह रहा हूं? बोलो। अच्छा, मैं ये कहानी पूरी करता हूं तो फिर देखें। ये आपके पास इसको पूरा करते हैं, ये स्लाइड और अगली स्लाइड पर, उसके बाद देखेंगे फिर समझ आ रही नहीं। सो हियर्स व्हाट exec डज, ठीक है जी। exec v, इसकी 3-4 और वेरिएशंस भी हैं यहाँ पे लिखी हुई हैं, exec lp है, exec vp है, exec कैपिटल p है, वगैरह वगैरह, ठीक है। सो देखें करता क्या है, इट रिप्लेसेस द करंट प्रोसेस इमेज। प्रोसेस इमेज इज एसेंशियली द सेम एज पीसीबी और मेमोरी मैप कंबाइंड, ठीक है जी। पीसीबी और मेमोरी मैप दोनों को मिला के प्रोसेस का कॉन्टेक्स्ट जिस चीज को हम कहते हैं उसको प्रोसेस का इमेज भी कहा जाता है, ठीक है जी। सो इट रिप्लेसेस दैट। जो इनहेरिट पीछे से किया जाता है, प्रोसेस की ग्रुप की आईडी अभी हमने नहीं देखा हुआ, इसको छोड़ दें, इसको छोड़ दें। जो फाइल्स ओपन थी वो अभी भी ओपन रहती हैं, ठीक है। एक्सेस ग्रुप्स अभी हमने नहीं देखा, छोड़ दें। वर्किंग डायरेक्टरी, जिस जगह पे आप काम कर रहे थे ऑब्वियसली वहीं की वहीं रहेगी। रूट डायरेक्टरी, अगर आपके पास मल्टीपल रूट्स हैं तो उसके अंदर होगा। रिसोर्स यूजेज एंड लिमिट्स, क्योंकि आपको ओपन फाइल्स हवाले की गई हैं तो जो रिसोर्सेज आप यूज कर रहे हैं वो भी आपसे इनहेरिट की जाएंगी। टाइमर्स अगर आपने कुछ स्टार्ट किए हुए थे, अगेन हमने नहीं देखा हुआ, इसको भी छोड़ दें। फाइल मोड भी नहीं है और सिग्नल मास्क भी थोड़ी देर बाद आएगा, ठीक है, सबको छोड़ दें। एसेंशियली एवरीथिंग इज रिप्लेस्ड अदर देन दी ओपन फाइल्स, यूं समझें इसको। यहां तक सही है? श्योर, दे शुड बी, बट आई एम नॉट श्योर, ठीक है, लिखा हुआ है, तो आई एम नॉट श्योर, इट डजंट मेक सेंस टू मी, बट इस आपने जो फाइल्स ओपन की है ना वो ओपन की सिस्टम कॉल से, तो वो ओपन रहती हैं। प्रोग्राम बंद नहीं हुआ, प्रोसेस खत्म नहीं हुआ अभी। वी हैव नॉट गॉन इनटू द ज़ॉम्बी स्टेट,
ठीक है, ये देखें, इसको देखें किधर है। आपने जब एग्जिट की कॉल की, आप यहां पे आए, ठीक है, यहां से आप जाएंगे रेडी में और रेडी से आप वापस जाएंगे रनिंग में। प्रोसेस खत्म नहीं हुआ, ये वही प्रोसेस है, इसकी वही पीआईडी होगी, उसी पीआईडी के साथ ये रन हो रहा होगा। समझ आ रही बात की? ठीक है, पीआईडी वही है, प्रोसेस वही है, प्रोसेस खत्म नहीं हुआ एग्जिट की कॉल से। हम इसीलिए कहते हैं कि जो हम कह रहे हैं ना कि वो प्रोसेस खत्म हो जाता है, दूसरा आ जाता है, उससे मुराद ये होती है, अक्सर आपको लिखा हुआ ये मिलेगा कि दैट प्रोसेस इज रिमूव। वो प्रोसेस मेमोरी के अंदर वैसे का वैसा ही रहता है, पीआईडी वही रहती है, उसका जो मैप होता है मेमोरी मैप और पीसीबी, उनको बेसिकली रिप्लेस कर दिया जाता है नई चीज के साथ। ठीक है, समझ आ रही बात? ये कहानी इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं, मैं इसको पूरी करता हूं तो फिर ये बहुत सिंपल है। इस एक सेकंड के लिए सवालों को रोक ले। नहीं नहीं नहीं, ये फिर वापस कैसे जाएगा अगर नहीं जाएगा वापस, दैट्स द पॉइंट। पिछला प्रोसेस खत्म, दैट फिनिश, उसका इंस्ट्रक्शन पॉइंटर भी खत्म, उसने जो कुछ भी करा था दैट्स डन नाउ, वो नॉन एग्जिस्टेंट है। लेकिन प्रोसेस से मुराद यही है कि वो पीस ऑफ कोड नॉन एग्जिस्टेंट है। ये जो एक्चुअल मेमोरी के अंदर जो पीआईडी के साथ जो प्रोसेस बना हुआ है, जिसकी अपनी स्टेट ट्रांजिशंस हैं, वो है। ठीक है, जो काम वो पहले वाला कर रहा था, जो लॉजिक वो एग्जीक्यूट कर रहा था, दैट इज डन, खत्म। मिसाल के तौर पे अगर आपने लिखा है ना एग्जिट की कॉल की है वगैरह वगैरह, और इसके बाद यहां पे आपने लिखा है प्रिंट एक्स, तो ये एक्स कभी भी प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, बात समझ आ रही है? क्योंकि एग्जिट कॉल करते साथ ही आपका ये प्रोसेस बस नहीं है। इसके बाद अब वो नई चीज जो है वो एग्जीक्यूट करेगी अपने स्टार्टिंग पॉइंट से, अपने मेन से वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगी। हाँ, अभी नहीं रन हो सकते, ठीक है, सही है, पिछला वाला खत्म हो गया ना, तो मल्टीपल तो नहीं हुए, तो फिर भी वो एक ही एक का एक ही है, आ रहे हैं उसकी तरफ। सर वो स्टेट आएगा जी, सर रेडी से डायरेक्ट यूजर रनिंग में कैसे जाएगा जॉब देगा जब स्केड्यूलर इसको बारी दे देगा तो डायरेक्ट तो कर्नल रनिंग, हाँ ठीक है, ऑब्वियसली यू ऑलवेज गो फ्रॉम कर्नल रनिंग टू, ठीक है, सही कह रहे हैं। सर वो तो पहले कर रहे थे। जब आपके पास सिस्टम कॉल जब भी होती है, ठीक है, ये उसूल याद रख लें भाई। अच्छा, मजेदार सा रटा इस पे लगा रहे हैं। वेन एवर यू हैव अ सिस्टम कॉल एंड यू हैव अ मोड स्विच, यू ऑलमोस्ट ऑलवेज गो बैक टू द रेडी स्टेट। आप आमतौर पे उससे सीधा वापस नहीं जाते हैं, क्योंकि देर आर ऑलवेज अदर प्रोसेसेस वेटिंग टू एग्जीक्यूट, और सिस्टम कॉल्स के नतीजे में ऑलमोस्ट ऑलवेज जो है इट टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, एंड फॉर दैट टाइम सम अदर प्रोसेस इज गिवन द टाइम टू एग्जीक्यूट। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ऑलवेज आफ्टर सिस्टम कॉल यू गोइंग टू द रेडी स्टेट, और रेडी स्टेट से आप वापस कर्नल रनिंग में आके फिर यूजर रनिंग में चले जाते हैं जब बारी आएगी तब। ठीक है, ये जनरल रूल ये बस याद रखने के मोड स्विच के बाद आमतौर पे प्रोसेस सीधा वापस नहीं जाता रनिंग के अंदर, वो जाता रेडी में, फिर जब बारी आती है तब रनिंग में जाता है। ठीक है जी, और वजह मैंने आपको बता दी कि सिस्टम कॉल ऑलमोस्ट ऑलवेज रिक्वायर्स अ लिटिल बिट ऑफ टाइम टू एग्जीक्यूट। ठीक है, कुछ ना कुछ आपने ऑपरेटिंग सिस्टम से मांगा होगा, कुछ करने को कहा होगा, तो उसमें हमेशा आमतौर पर टाइम लगता है। ठीक है जी, यहाँ तक बात सही है जी? क्यों, सवाल सही हुई? ओके, तो आए वापस जरा एग्जिट के ऊपर। एग्जिट ने क्या किया है, इट रिप्लेसेस द करंट प्रोसेस इमेज। ये प्रोसेस इमेज की बात है, तो मेमोरी मैप आपका और पीसीबी आपका एसेंशियली रिप्लेस हो जाता है, प्रोसेस आईडी आपके पास वही की वही रहती है। एग्जांपल इसकी यहाँ पे देख लें। सो यू हैव अ प्रोग्राम दैट रन्स, ठीक है, और इसके अंदर आपने यहाँ पे, अगर सिंटेक्स याद नहीं है तो अभी देखें गौर से, $x इज ए स्ट्रिंग, याद है? अ कैरेक्टर पॉइंटर इज एसेंशियली अ स्ट्रिंग, ठीक हो गया, ये बात है। सो दिस इज ए स्ट्रिंग, और ये आगे आपके पास है अरे, तो दिस इज ए स्ट्रिंग अरे, ठीक है, और ये आपके पास स्ट्रिंग अरे की वैल्यूज हैं, ठीक हो गया, स्ट्रिंग अरे की ये वैल्यूज हैं आगे। आप पहली जो चीज इसको पास कर रहे हैं दैट इज द नेम ऑफ द प्रोग्राम, सो ls इज द नेम ऑफ द प्रोग्राम, और उसके बाद यू कैन पास एनी नंबर ऑफ थिंग्स विच विल बी ट्रीटेड एज द आर्ग्यूमेंट्स टू दिस प्रोग्राम। आप लोगों ने आर्ग्यूमेंट्स देख लिए होंगे, ls-l वगैरह करके देखें लैब में, हाँ डैश के माइनस के जो भी कहना चाहते हैं, ठीक है। सो ls-l वगैरह करके आप लोगों ने देखे होंगे। यहाँ पे मैंने आपको ps aux बताया था, तो aux जो था, दीज आर कॉल्ड दी कमांड लाइन पैरामीटर्स, ठीक है जी। तो आप इसको यहाँ पे जो कमांड लाइन पैरामीटर्स होते हैं वो पास कर सकते हैं जी। तो पूछ रहे, अच्छा सॉरी, ठीक है। तो ये आपका वो प्रोग्राम है जो कि आपने रन करना है, और ये सारे के सारे आपके पास कमांड लाइन पैरामीटर्स हैं, ठीक है, या इनिशियल पैरामीटर्स जिनको कहा जाता है, ठीक है, या प्रोग्राम पैरामीटर्स कहा जाता है, बहुत सारे नाम है इसके। यहाँ तक से हो गया। सो व्हेन यू एग्जीक्यूट दिस, व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू एग्जीक्यूट दिस, what happens is your program image is process image essentially gets replaced। तो अगर यहाँ पे आप लोगों ने लिखा हुआ है print x, तो ये print x कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है।
ये प्रोग्राम जब आप रन करेंगे तो आपको क्या आउटपुट नजर आएगा? तेज बोले ना, किसने बोला? एलएस का जो आउटपुट है वो आपको नजर आएगा। ठीक है, सही हो गया जी। क्यों? क्योंकि आप गए इस प्रोग्राम के अंदर, इस प्रोग्राम ने एग्जिट की कॉल की, अपने आप को खत्म कर दिया, एलएस इसकी जगह पे आ गया, एलएस ने अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट की, एलएस को पैरामीटर्स मिले, एलएस जिस तरह काम करता है उसने वही काम किया। ओपन फाइल्स इसलिए दी हुई थी इसमें क्योंकि हमारा जो कंसोल ओपन था वो इसको चाहिए, तो कंसोल इज अ फाइल। ठीक है, तो इसको वो ओपन फाइल्स चाहिए थी, तो कंसोल के ऊपर वो राइट करेगा। हम जिस कंसोल पे राइट कर रहे थे उसी कंसोल पे वो भी राइट करेगा। ठीक है, जो ओपन फाइल्स थी उसको सारी मिलेंगी, और मोस्ट लाइकली दिस इज बिकॉज ऑफ द कंसोल और कुछ रीडायरेक्शंस वगैरह के लिए। सबर 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 थोड़ा सबर, ये वही सवाल है जो 2-3 दफा आगे, हम उसी की तरफ पहुंच रहे हैं अभी तक। ये प्रोग्राम अगर आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आपका प्रोग्राम खत्म, और क्या चीज एग्जीक्यूट हो जाएगी? एलएस, और उसके बाद एलएस जब खत्म होगा तो प्रोसेस ज़ॉम्बी स्टेट में जाके खत्म, वापस आपको कॉल नहीं आएगी। ठीक है, एग्जिट से वापसी नहीं है। ये बात सही है? जब एलएस अपना काम खत्म कर लेगा तब वो जाके कहीं तो ज़ॉम्बी स्टेट में जाएगा ना। फिर वो जब एलएस खत्म करेगा तो एलएस वाला प्रोसेस जो है वो ज़ॉम्बी स्टेट में जाएगा, वो खत्म होगा, क्लीन अप होगा, वो सब कुछ वहां पे होगा। इस प्रोग्राम में वापसी नहीं है। ठीक है, तो एग्जिट की सिस्टम कॉल क्या वैल्यू रिटर्न करती है? और रिटर्न सिरे से करती नहीं है। ठीक है, इसके अंदर एरर आ जाए, यस, इन दैट केस फिर करती है। ठीक है, अगर एग्जिट के अंदर एरर आ जाए फिर करती है। क्या करते हैं? आई एम नॉट श्योर, माइनस में कोई वैल्यू रिटर्न करेगी मोस्ट लाइकली। ठीक है, शायद -1 और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, करके देख लेंगे कभी। असल में मसला है कि एग्जिट के अंदर आप एरर ला नहीं सकते, सो आई वोंट टेल यू कि एरर ले आए, तो इट विल बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। फिर रन होगी। इफ एग्जिट फेल्स टू एग्जीक्यूट देन ऑब्वियसली यू आर स्टिल देयर। ठीक है, तो आपने इस तरह पकड़ी कनपटी पे पिस्तौल और ठुस, तो वो नहीं हुआ कुछ भी, तो देन यू कैन गो ऑन लिविंग हैप्पीली एवर आफ्टर। ठीक, लगता तो नहीं है क्योंकि आप जी ये वाला काइंड ऑफ राइट। सो आई होप कि जवाब उससे बेहतर था। एनीवे, सो ये बात समझ आ गई जी कि एग्जिट क्या करता है। दो अभी तक हमने सिस्टम कॉल्स देखी हैं, एक फोर्क और एक एग्जिट। ठीक है, तो एग्जिट क्या करता है? करंट प्रोसेस इमेज को रिप्लेस कर देता है नए एग्जीक्यूटेबल से। ठीक हो गया, यहां तक सही है? ओके, मसला वहीं का वहीं है। हम लोगों ने ये इनिट लिया, ठीक है, इनिट रिप्लेस हो गया एलएस के साथ, और एलएस जाके आखिर में खत्म हो गया, और इनिट भी खत्म हो गया, और एलएस भी खत्म हो गया, और अब हम क्या करें? ठीक है, तो दैट इज नॉट व्हाट वी वांट। व्हाट वी वांट इज फॉर इनिट टू कंटिन्यू लिविंग बट ऑल्सो अलाउ एलएस टू एग्जीक्यूट। तरीका बोलें, क्यों करें? सबर, मैं पहले क्यों करूँ सब बता दो, फिर उसके बाद रिपीट कर रहा हूँ। इनिट ने असल में अपना काम किया नहीं है, इनिट ने बहुत सारे प्रोसेस स्टार्ट करने हैं, क्योंकि एलएस गरीब जो है वो छोटी सी यूटिलिटी है, वो सिर्फ डायरेक्टली लिस्टिंग करती है। हमने और बहुत सारे काम करवाने हैं, जिस तरह टर्मिनल। आप सोचें कि टर्मिनल में जब आप एलएस करके एंटर करते हैं तो टर्मिनल ने एलएस के बाद और भी काम करने हैं। एलएस ने इवन टर्मिनल ने इवन एलएस के साथ और काम करने हैं। सो दिस इज द मैनेजर प्रोसेस, जिसने बहुत सारे काम करने हैं। तो अगर मैनेजर आके ये काम करे कि आप ये फलां काम करें और बस मैं खुदकुशी कर रहा हूँ, सो दैट इज लिटरली व्हाट यू आर डूइंग हियर। ठीक है, सो देयर इज नो गुड ऑल्टरनेटिव फॉर दिस। जी, एलएस इज एन एग्जाम्पल, यू कैन एग्जीक्यूट एनी प्रोग्राम। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर वो GUI जो आप डिस्प्ले करनी है, थिंक ऑफ दैट। तो एलएस, क्योंकि आप लोगों ने देखा वैसे एग्जाम्पल एलएस की देते हैं, थिंक ऑफ इट एज अ कैलकुलेटर। आपने स्टार्ट करना है, साथ MS वर्ड भी स्टार्ट करना है। सो एलएस जो है वो MS वर्ड नहीं स्टार्ट कर सकता, क्योंकि एलएस के कोड के अंदर ऐसी कोई बात है ही नहीं। इनिट को पता है कि आपने चीजें एग्जीक्यूट करनी होती हैं। ठीक है, तो अगर वो चीजें नहीं बनानी है तो वो इनिट को मौजूद होना जरूरी है। अगर इनिट खुद खत्म हो जाएगा तो फिर आगे का काम नहीं हो सकता। इनिट को हमने टर्मिनल एलएस हमने एग्जीक्यूट कर दिया, फाइल लिस्टिंग हमारी हो गई जी तो उसमें और भी चल रहा है, हमें नजर नहीं आता। जी जी जी, चल रहा होता है। अरे बस अब वही कर रहे हैं, अब वही कर रहे हैं। आप तीनों के जो सवाल थे वो भी देखें। ये बनाया हमने इनिट। अगर मैं इनिट को रिप्लेस कर देता हूं तो मसला क्या है कि इनिट खुद खत्म हो जाता है, विच इज नॉट व्हाट वी वांट। वी वांट कि इनिट भी हो। क्या करें? हाँ, इनिट लें, इनिट को पहले फोर्क करें, उससे 2 इनिट बन जाएंगे। एक इनिट खुदकुशी कर लेगा, दूसरा इनिट बच जाएगा। ये हम फोर्क में
अब फोर्क अलग है और एग्जिक अलग है, दोनों अपनी अपनी जगह पे हैं। दोनों को हमने मिलाया इस तरीके से है कि आपके पास पहले हम करेंगे फोर्क, जब फोर्क करेंगे तो इससे दो प्रोसेस बन जाएंगे। इस प्रोसेस ने करनी है खुदकुशी, जो चाइल्ड है, पेरेंट भी कर सकता है लेकिन आमतौर पर चाइल्ड खुदकुशी करता है, ठीक है। असल में आगे लफ्ज भी आ रहा है ना, वो लफ्ज है, किल का लफ्ज है बाकायदा, तो टर्मिनोलॉजी है, सो खुदकुशी टर्मिनोलॉजी आज से। तो यू क्रिएट अ डुप्लीकेट एंड देन दिस गाय गोज अवे, दिस गाय कंटिन्यूज ऑन लिविंग। तो एक जो है ना, एक में एग्जिट के इंस्ट्रक्शन जी, कोड लिखते हैं, कोड लिखते हैं, कोड लिखते हैं। बात समझ आ गई तरीका कार क्या है? सो नाउ इन ऑर्डर टू क्रिएट अ न्यू प्रोसेस वी हैव टू सिस्टम कॉल्स। फर्स्ट यू फोर्क एंड देन यू एग्जिट इन द चाइल्ड। तो अब आपके पास इनिट भी कंटिन्यू कर रहा है, अगर इनिट ने कोई और चिल्ड्रन क्रिएट कर रहे हैं तो वो दोबारा फोर्क करेगा, फिर एग्जिट करेगा। Whenever you want to create a new process, the way you do it is you fork yourself and then you exec in one of the duplications जो आती है आपके पास, ठीक। सिचुएशन देखें, अब एग्जांपल बैश की लेते हैं। यहाँ पे जरा आपने टर्मिनल खोला, ठीक है जी, टर्मिनल खोला आपने, ठीक है जी। बैश आप लोगों ने देखा होगा जी। जो डुप्लीकेशन है वो सिर्फ इनिट के केस में होगी या हर प्रोसेस के केस में होगी? Whenever you do a fork and an exec, फोर्क जब भी आप करेंगे ना, क्योंकि हमें चाहिए तो सिर्फ एडिट ना। ये एग्जांपल कर लूँ तो फिर आपका सवाल पूरा हो जाएगा, ठीक है। इनिट जरूरी नहीं है, इनिट वाज एन एग्जांपल ऑफ दिस, ठीक है। इसकी कहानी भी पूरी करते हैं, राइट। सो आपके पास क्या है, ये टर्मिनल आपने रन किया। टर्मिनल आपको क्या शो करता है जी? यहाँ छोड़ेंगे टर्मिनल कहाँ से आया, ठीक है, टर्मिनल से आगे बात करते हैं। टर्मिनल आ गया, टर्मिनल ने आपको क्या शो किया? वो एक ब्लिंकिंग कर्सर आ रहा है आपके पास, ठीक है। आपने उसके अंदर पूरी कहानी तफसील से सुना है, ठीक है। ये बात पूरी हो जाएगी, अभी खत्म हो जाएगी, बहुत सिंपल सी बात है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन पूरी कहानी समझ आनी चाहिए, ठीक है। आपके पास टर्मिनल में क्या आप एंटर कर सकते हैं, आप कुछ लिखेंगे। आपने लिखा मिसाल के तौर पे ls-l, सही हो गया। ये जो चीज़ आपने लिखी है, आमतौर पे अब आप लोगों के जहन में होगा कि जब आप कोई इनपुट लेते हैं तो इनपुट किस फॉर्म में आपके पास आता है? आमतौर पे स्ट्रिंग की फॉर्म में आता है, ठीक है। टेक्स्ट नहीं बोलते, स्ट्रिंग बोलते हैं, ठीक है। प्रोग्रामिंग की टर्मिनल, तो आपके पास स्ट्रिंग आ गई, ठीक है। यू स्प्लिट इट, पाइथन में स्प्लिट करना आता है, सी में आता है, मुझे नहीं आता, ऐसी कोई बात नहीं। सो यू स्प्लिट द स्ट्रिंग इनटू एन अरे, ठीक है, या पाइथन में जिस तरह लिस्ट होती थी हमारे पास, ठीक है, सेम आइडिया। कर लिया आपने, क्या चीज बन गई आपके पास? ये बन गया। अब ये टर्मिनल के कोड के अंदर हम चल रहे हैं, ठीक है, बन गया आपके पास अरे। अब आप क्या करेंगे? फोर्क करेंगे। तो आपका टर्मिनल का जो प्रोसेस है उससे बन जाएंगे दो टर्मिनल्स, बन गए दो। यहां पे आपने किया था फोर्क, अब आपने इसके अंदर एक चेक लगाया होगा। चेक क्या लगाया कि अगर मैं चाइल्ड हूं तो क्या एग्जीक्यूट करो, ये चाइल्ड वाला पोर्शन एग्जीक्यूट करेगा, ये पेरेंट वाला प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगा। अगर मैं चाइल्ड हूं तो क्या करो कि जाओ और एग्जिट कर दो किस चीज पे? जो यूजर ने मेरे लिए जो अभी कमांड एंटर की थी, वॉट एवर द यूजर एंटर्ड, वो कमांड एग्जिट कर दो। कैसे? आप बताएं, कैसे पता चलेगा? चाइल्ड को कैसे पता चलता है कि मैं चाइल्ड हूं? when PID is equal to 0, तो हम एक if लगाएंगे कि if PID is equal to 0, PID is equal to 4, if PID is equal to 0 तो हम चाइल्ड वाले कोड के अंदर चल रहे हैं, ठीक है, सही हो गया, ओके। सो आप गए टर्मिनल में, आपने लिखा एंटर, उसके कोड के अंदर गया, वहां पे जाके ls-l उसने अरे बनाया और एग्जिट को उसने फोर्क करने के बाद पास कर दिया। ये टर्मिनल खत्म हो गया और यहां पे आ गया ls। यहां पे जो एग्जिट था ना वो भी खत्म, सब किस्सा कहानी खत्म। ये ls का कोड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। टर्मिनल का जो प्रोसेस पहले था उसका प्रोसेस इमेज खत्म हो गया, उसकी जगह पे ls आ गया, ठीक है। टर्मिनल अपनी जगह पे ही है, हो सकता है उसकी बारी आई, हो सकता है उसकी बारी ना आई, वो अपना काम करेगा थोड़ी देर तक, ठीक है। यहां तक बात सही है। ls ने एग्जीक्यूशन की, ls खत्म हो गया। जैसे ही ls खत्म हुआ तो उसके बाद ये प्रोसेस अपना ज़ॉम्बी स्टेट में जाके खत्म हो जाएगा। ये एक अलग प्रोसेस है ना, अपनी एग्जीक्यूशन करेगा, अपनी ज़ॉम्बी स्टेट में जाएगा, क्लीन अप हो जाएगा, जो मसला था वो सारे का सारा खत्म हो जाएगा। जब ये सारे खत्म हो जाएंगे तो हम वापस टर्मिनल के पास आएंगे। यूं समझे पहले ही हम टर्मिनल के पास आ गए थे। टर्मिनल यहाँ पे चेक करता है कि अगर मैं पेरेंट हूँ तो वापस जाता है और जाके कमांड का इंतजार करता है, ठीक है। इसको कहा जाता है रीड, पहले भी बताया हुआ है, दोबारा बता दें, देख लें। रीड इवैल प्रिंट लूप आपसे कमांड लेता है। इस केस में इवैल इज फोर्क प्लस एग्जिक, इस केस में प्रिंट कुछ भी नहीं है और ये वापस फिर लूप कर जाता है,
ठीक है। तो आपके टर्मिनल के अंदर होता है रीड द कमांड, एग्जीक्यूटेड, प्रिंट इस केस में नहीं है, और फिर ये क्या करता है, वापस चला जाता है। ठीक है जी। सो योर टर्मिनल डज ओनली दिस थिंग। आपका टर्मिनल इज ए फेयरली सिंपल प्रोसेस, ठीक है, फेयरली सिंपल प्रोग्राम। वो ये करता है कि आपके पास कमांड लेता है, फोर्क करता है, एग्जिट करता है, और वापस जाता है, अगली कमांड का इंतजार करता है। ठीक हो गया। पाइथन में जिस तरह आप लिखते हैं ना कि x+5, तो इट टेक्स द इनपुट ऑफ x+5, इवैल्यूएट्स इट एज 20, कितना था, 32, एंड देन प्रिंट्स इट। ठीक। जब सब कुछ कहानी खत्म हो जाएगी उसकी, तो फिर वो प्रोसेस खत्म करने के लिए ज़ॉम्बी स्टेट में जाएगा। जी, फर्ज करें कि आपने उसके अंदर एक इन्फिनिट लूप लगाया हुआ है, एलएस के अंदर इन्फिनिट लूप है कहीं पे, तो वो इन्फिनिट लूप में रह जाएगा, बस नहीं जाएगा ज़ॉम्बी स्टेट में। सही है यहाँ तक, ये बात सही होगी। सो दैट इज एसेंशियली हाउ दिस वर्क्स, कि अब आपने जब नया प्रोसेस क्रिएट करना है तो आपके पास POSIX कंप्लायंस ऑपरेटिंग सिस्टम जितने हैं उनके अंदर तरीकाकार ये है, यू फोर्क एंड देन यू एग्जिट इन द चाइल्ड, बस कहानी आखिर में इतनी बचती है। सही हो गया। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि नंबर ऑफ सिस्टम कॉल्स नीड टू रिमेन द मिनिमम। हमने वो क्रिएट की एक सिस्टम कॉल अलग से इसलिए नहीं बनाई है क्योंकि एग्जिट अकेला भी चाहिए होता है, फोर्क अकेला भी चाहिए होता है, ठीक, और दोनों को मिला के हम नया प्रोसेस भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इसलिए हमने कोई तीसरी सिस्टम कॉल नहीं क्रिएट की, बिकॉज द नंबर ऑफ सिस्टम कॉल्स जब स्टैंडर्डाइज की जाती हैं, कोई भी चीज़ स्टैंडर्डाइज की जाती है, तो यू नीड टू कीप द स्टैंडर्ड एज स्मॉल एज पॉसिबल। ठीक है। अलॉन्ग कम विंडोज एंड दे हैव अ सिस्टम कॉल कॉल्ड क्रिएट प्रोसेस, एंड नोबडी कैन एक्सप्लेन व्हाट दैट इज। ठीक है, वो जाकर खुद देख लें, इतना लंबा चौड़ी इसके अंदर कहानी होती है, वो जाकर देख लेंगे। सो दे हैव अ सिस्टम कॉल फॉर क्रिएटिंग सेपरेट प्रोसेस, एक सिंगल सिस्टम कॉल, लेकिन विंडोज में POSIX में नहीं है। सही हो गया जी। सो यू फोर्क एंड यू एग्जिट इन द चाइल्ड, बस याद रखने की बात सिर्फ इतनी सी। सर विंडोज में यानी रिप्लेस किया था, विंडोज में एग्जिट है, फोर्क भी है, काइंड ऑफ लाइब्रेरी के जरिए से, एंड देयर इज अ सेपरेट प्रोसेस कॉल्ड क्रिएट प्रोसेस ए। सो आई एम नॉट रियली श्योर, आई रिमेंबर व्हाट दैट डज, बट इट एसेंशियली डज द फोर्क प्लस एग्जिट कॉम्बो। ठीक है, देख सकते हैं Min32 API के अंदर क्रिएट प्रोसेस देख लें, इसमें शायद लिखा भी होगा नीचे यहाँ पे। ठीक है जी, यहाँ तक सही हो गया। एलएस की वैल्यू वहाँ इसलिए जाती है क्योंकि जो फाइल्स उसने ओपन की हैं वो इसको भी मिली हैं, और कंसोल इज अ फाइल। कंसोल जो है ना आपके पास, दैट इज अ फाइल। ठीक है, सही हो गया। सो फोर्क एंड एग्जिट कंबाइंड, आप ये विंडोज की अप्रोच कोई जरूरत नहीं, क्रिएट प्रोसेस। जी, सारे प्रोसेस इनिट नहीं स्टार्ट करता, इनिट को ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करता है, और फिर या इनिट किसी प्रोसेस को स्टार्ट करता है, या इनिट ने जो प्रोसेस स्टार्ट किए वो आगे प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो इनिट इज द ग्रैंड पेरेंट, या ये किसी प्रोसेस को स्टार्ट करेगा, या इसके स्टार्ट किए हुए प्रोसेस आगे फर्दर और प्रोसेस को स्टार्ट करेगा। सर जब हम इनिट का फोक करते हैं जी, और दूसरी तरफ एग्जिट को कॉल करते हैं, लाइक टर्मिनल ओपन करके जो भी करना है, अगर वो दूसरी ओपन ही हो जाएगा एग्जिट, ये इनिट चल रहा है। तो सर ये इनिट चल रहा है, अगर हमारा कोई प्रोसेस चालू करता है तो फिर से इसको डुप्लीकेट करेगा, फोक करेगा। जी, इस तरह देखें, इनिट स्टार्ट हुआ, इनिट ने आपकी GUI स्टार्ट की, ठीक है, GUI में आपने लॉगिन किया, उसने आपका डेस्कटॉप स्टार्ट किया, आपके डेस्कटॉप के अंदर आपने टर्मिनल पे क्लिक किया, तो डेस्कटॉप ने डुप्लीकेट करके अपने आप को एग्जिट किया, टर्मिनल स्टार्ट किया, टर्मिनल के अंदर जब जो चीज़ें आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो वो टर्मिनल अपने आप को डुप्लीकेट करके एग्जिट कर रहा है। तो हायरार्की क्या है कि इनिट का बच्चा जो है वो GUI है, GUI का लॉगिन की स्क्रीन है, लॉगिन स्क्रीन का जो छोटा बेटा है वो आपका डेस्कटॉप है, और उसका जो बड़ा भतीजा है वो आपका टर्मिनल है। ठीक है, सो दिस इज योर होल हायरार्की। ठीक है, तो PST करके देखें, उसमें आपको इनिट ऊपर नजर आएगा सबसे पहले। ठीक है, यहाँ तक से हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके जी। अगर कोई मर जाए तो उसका टिपिकली होता है, इसको कहा जाता है सुपरवाइजर प्रोसेसेस होते हैं, जो कि ये मैनेज करते हैं कि जो चीज़ें आपके पास वो आता है ना कि दिस प्रोग्राम हैज स्टॉप्ड रिस्पॉन्डिंग, ठीक है, तो रीओपन इट और वगैरह वगैरह। वो यही होता है कि आपके पास एक सुपरवाइजर प्रोसेस होता है जो कि इस बात के इंतजार में बैठा होता है कि मरा तो सही जरा, खुदकुशी कैसे करते हो, बर्दाश्त करो सारी ज़िंदगी। ठीक है, तो उसको वापस क्रिएट कर देता है। सही है, कहते हैं मर के भी चैन ना आया तो किधर जाएंगे, कोई छोड़ता नहीं है। तो ओके, ठीक है जी। इधर कबर में भी नहीं है, ज़ॉम्बी स्टेट से भी जाके वापस लेके आते हैं। ठीक है जी, ओके।
सो एक और सिस्टम कॉल है आपके पास, बड़ी सादी सी सिंपल सी है, एग्जिटिंग अ प्रोसेस. सो व्हाट यू डू इज यू इशू द एग्जिट सिस्टम कॉल एंड यू गो टू द ज़ॉम्बी स्टेट एंड यू डन. ठीक है जी, सीधी सी बात, इसके अंदर कोई बात नहीं है. दिस इज व्हाट द एग्जिट सिस्टम कॉल लुक्स लाइक. कुछ एग्जांपल्स देख रहे थे तो एग्जिट की कॉल भी आ गई यहाँ पे. ठीक हो गया? ओके. नाउ यहाँ पे एक मसला हमारे पास रह गया. इस मसले को देखें. हमने टर्मिनल स्टार्ट किया, ठीक है, टर्मिनल ने एलएस को स्टार्ट किया और हमने क्या कहा था कि ये दोनों आपके पास किसी भी टाइम पे एग्जीक्यूट हो सकते हैं. ठीक है. सो व्हाट इफ द टर्मिनल कम्स बैक फर्स्ट और एलएस की बारी अभी तक नहीं आई. जी देखें, हमने कहा था कि टर्मिनल ने अपने आप को डुप्लीकेट किया. अब ये भी चल सकता है पहले, पेरेंट और चाइल्ड भी चल सकता है, whoever the scheduler gives the control to. ठीक है, बात समझ आ गई. तो व्हाट इफ द टर्मिनल गेट्स टू रन फर्स्ट. अभी तो एलएस ही नहीं पूरा हुआ. ठीक है, जबकि होता क्या है कि जब तक एलएस की कमांड आपके पास नहीं आती, खत्म नहीं हो जाती, तब तक आप क्या कर रहे होते हैं, वेट कर रहे होते हैं. टर्मिनल वेट कर रहा होता है, वेट कर रहा होता है ना, इंतजार करता है कि वो कमांड खत्म हो तो फिर मैं आपसे अगली कमांड मांगूंगा. हो सकता है प्रोग्राम वैसे क्रैश नहीं होगा, लेकिन इट विल नॉट बी फीजिबल, क्योंकि एलएस आउटपुट कर रहा है और साथ आप उसके अंदर टाइप भी कर रहे हैं अगली कमांड, तो वी कैन नॉट वर्क विद दिस. तो हम चाहते क्या है कि जब आपने ये डुप्लीकेशन की है, आपने एक पेरेंट और एक चाइल्ड क्रिएट किए हैं, तो व्हाट यू वांट इज कि आपका चाइल्ड जब अपनी एग्जीक्यूशन खत्म कर ले, उसके बाद फिर मेरा पेरेंट जो है अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करे. सो वी नीड टू क्रिएट ए सीक्वेंस बिटवीन दीज टू. समझिए बात कीजिए. वी वांट टू एनफोर्स अ सीक्वेंस. हम ये कहते हैं कि जब आपके पेरेंट और चाइल्ड ये दो क्रिएट हो, डुप्लीकेशन जब हो जाए, उसके बाद पेरेंट पहले न रन हो, पहले चाइल्ड को रन होने दो. जब वो चाइल्ड रन हो जाए फिर पेरेंट रन हो. ठीक है, इसका कोई तरीका ज़हन में आता है, कैसे करेंगे? आसान. वैसे इस किस्म की हर बात का जवाब ये होता है ऑपरेटिंग सिस्टम कोर्स में कि हम एक सिस्टम कॉल बनाएंगे. हर बात का जवाब ये होता है, सिस्टम कॉल बनाएंगे. इस तरह ना हो गया पेपर में सारा सिस्टम कॉल लिख के आ जाए, ऐसा तो कलमान देना चाहिए. यस, स्केड्यूलर. वन मेथड वुड बी, मुझे नहीं पता आपने क्या जवाब दिया, लेकिन मैं उसे जवाब निकाल रहा हूँ कि वन मेथड वुड बी कि आप स्केड्यूलर को ये समझा दें कि मैंने आगे बात चलानी है. सो वन मेथड वुड बी कि आप स्केड्यूलर को ये बता दें कि भाई पहले चिल्ड्रन को रन किया करो. ठीक है, लेकिन वो एक तो स्केड्यूलर को समझाना पड़ेगा, दैट इज डिफिकल्ट. स्केड्यूलर का प्रोसेस को क्या पता कि वहाँ पे क्या लॉजिक है, हो सकता है वहाँ पे पेरेंट की लॉजिक पहले हो. तो वी क्रिएट दिस लॉजिक इन द प्रोसेस. हम ये कहते हैं कि जब पेरेंट वाला पोर्शन होगा, अब ये जहन में है ना अच्छे तरीके से कि आपके प्रोग्राम के दो पोर्शंस बनते हैं, एक चाइल्ड वाला पोर्शन होता है इसके अंदर और एक एल्स के अंदर आपके पास पेरेंट वाला प्रोसेस होता है. तो हम पेरेंट वाली जगह के अंदर ये जाके लिख देंगे कि भाई चाइल्ड का इंतजार करो. ठीक है, दैट्स इट, मसला खत्म हो गया. चाइल्ड का इंतजार करो, चाइल्ड जब काम कर ले फिर उसके बाद आप आना. ठीक है, उसके लिए आपके पास सिस्टम कॉल होती है वेट की. ठीक है, WAIT, वेट. ठीक है, सो दिस इज हाउ दिस गोस, वगैरह वगैरह. एग्जिट को ये देखने की कोई जरूरत नहीं क्या करता है. ठीक है, सब चीज़ें क्लीन अप करता है आसान अल्फाज में. और बकवास कोड है ये आ जाए यहाँ पे. राइट, सो व्हाट यू डू इज यू हैव अ PID. ठीक है, एंड यू इशू द फोक सिस्टम कॉल. डुप्लीकेट हो गई है. ठीक है जी, दो चीज़ें बन गई. अब इसको टर्मिनल के तौर पे सोचेंगे, टर्मिनल का कोड है, टर्मिनल में आपने दो टर्मिनल बना लिए. इस चाइल्ड रनिंग के अंदर आप जाके करेंगे LS करेंगे, एग्जिक, और इसका जो भी काम है वो करेंगे. ठीक है जी, चाइल्ड के अंदर जितना भी आपने लॉजिक करनी थी वो सारी की सारी आप करेंगे. ठीक हो गया. तो ये लेट्स से पेरेंट है और ये चाइल्ड है, तो यहाँ पे चाइल्ड ने चाइल्ड रनिंग आउटपुट कर दिया. ठीक है जी. व्हाट इफ द पेरेंट गॉट टू एग्जीक्यूट फर्स्ट. ऐसा भी हो सकता है ना, पेरेंट की बारी पहले आए, तो चले पहले पेरेंट को एग्जीक्यूट करते हैं. व्हाट इफ वी गेट टू द पेरेंट फर्स्ट. हम पेरेंट में गए तो पेरेंट में हमने जाके प्रिंट किया पेरेंट रनिंग. ठीक है, और फिर हमने इशू की एक वेट की सिस्टम कॉल. वेट आपसे एक आर्ग्यूमेंट लेता है जिसके अंदर वो आपको इन्फॉर्मेशन रिटर्न करता है. वो जरूरी नहीं हमने नल उसको पास कर दिया. ठीक है, नल ना भी लिखे, सिर्फ वेट से भी काम चलेगा. बस यू इशू द वेट सिस्टम कॉल. ठीक हो गया. हमने जो फॉर की एग्जांपल की थी लास्ट टाइम, उसमें हमने एक ये कहा था कि जो पेरेंट को देने कोई नाम 0 जब उसको हमने 0 असाइन किया तो कितनी सारी चीजें जीरो की तरह साइन किया, PID = 0 दो इक्वल टू है, डबल वो कंडीशन है ना. कंडीशन है. हाँ, क्या हो गया? क्या हो रहा है? खबर पहले वो तो PID का 0 नहीं, पेरेंट की केस में जीरो नहीं थी. ठीक है, पेरेंट के केस में 0 नहीं. ठीक है, तो हम एल्स में आ गए ना. हमने पहले वो कंडीशन तो कंडीशन, हाँ कंडीशन रन की है हमने, लेकिन मैं डायरेक्ट छलांग मार के इधर आ गया हूँ ना. सो ठीक है, सही कह रहे हैं.
हम गए यहाँ पे, हमने जाके कंडीशन चेक की, कंडीशन फॉल्स हुई तो हम एल्स में आ गए। हाँ वो नहीं हुआ, वो मैंने मिटाया वहाँ से, ठीक है मिटा दी, वो नहीं रन हुआ। सॉरी मैं वो ज़रा तेज़ बोलियो, पहले मैं कह रहा था व्हाट इफ द चाइल्ड हैपन्स टू रन फर्स्ट, इस केस में कह रहा हूँ कि नाउ द पेरेंट हैपन्स टू रन फर्स्ट। ठीक हो गया, हम एल्स के अंदर आ गए, पेरेंट रनिंग हमने आउटपुट कर दिया, हमने वेट की कॉल जैसी इशू की तो वेट की कॉल जब हम इशू करेंगे सिस्टम कॉल, तो क्या होगा सबसे पहले? मोड स्विच, ठीक है, मोड स्विच यू गो टू कर्नल रनिंग, कर्नल रनिंग में वेट की कॉल करते साथ ही वो इसको किधर भेजता है? ब्लॉक। सुना है कि नहीं सुना? दोबारा सुने, वेट की सिस्टम कॉल जैसी आप करते हैं ये इसको भेजता है ब्लॉक स्टेट में, ठीक है। ये ब्लॉक स्टेट में गया क्यों? क्योंकि ये किसी चीज का इंतजार कर रहा है। ब्लॉक स्टेट में क्यों जाते हैं? जब किसी चीज का इंतजार कर रहे होते हैं। रेडी में कब जाते हैं? जब किसी चीज का इंतजार नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो अब आप आयो का इंतजार नहीं कर रहे, आप ये जो नालायक शागिर्द जो आपने वो किया है, सॉरी बच्चा जो है, उसको किसी काम का कहा है, जब तक अब वो कर नहीं लेता अब आप इंतजार में बैठे हुए हैं, ठीक है। खुद नहीं करना, उससे करवाना है, लेकिन इंतजार करेंगे उसका, ठीक है जी। जाओ जाके दही लेके आओ और खुद बैठे होंगे अखबार पढ़ रहे होंगे, जब वापस आएगा तो बेइज्जत करेंगे उसको, ठीक है। लिटरली इसी तरीके से होता है यहाँ पे। सो द चाइल्ड नाउ लेट्स से इज नॉट रनिंग, बट वी आर नॉट रनिंग ईदर। अब ना पेरेंट रन हो रहा है ना चाइल्ड रन हो रहा है, किसी और की बारी है। लेकिन अगर कोई रन होगा तो चाइल्ड रन होगा, क्योंकि चाइल्ड रेडी में बैठा हुआ है और हम ब्लॉक्ड में पड़े हैं। सही हो गया, हम तो ब्लॉक्ड में पड़े हैं। चाइल्ड रेडी इसलिए होगा क्योंकि जब आपने 4 किया था तो 4 करते साथ ही जब डुप्लीकेट सारा कुछ हो जाता है तो यू गो टू द रेडी स्टेट, यू आर नॉट वेटिंग फॉर एनीथिंग। वो तो 4 की अपने सेमेंटिक्स है, ठीक है। 4 के बाद वो तो रेडी में गया ही गया था, हम भी रेडी में गए थे, रेडी से हमारी बारी आ गई, हम यहाँ पे आए, हमने वेट की सिस्टम कॉल की, तो अब हम ब्लॉक में चले गए। हम 4 की वजह से ब्लॉक में नहीं गए, हम वेट की वजह से ब्लॉक में गए। ठीक हो गया। रेडी से ब्लॉक में नहीं जाता, रनिंग में होता है, रनिंग से ब्लॉक में जाता है। बिल्कुल जरूरी नहीं है प्रायोरिटी। मैंने कहा व्हाट इफ अगर इसकी पहली बारी आ गई, तो अगर इसकी पहले बारी नहीं आई तो फिर तो मसला ही नहीं है ना, फिर तो चाइल्ड पहले रन होगा, वो खत्म हो जाएगा, फिर हमारी बारी आएगी, फिर तो कोई इशू नहीं है। ठीक हो गया, यहाँ तक सही है जी। आप बताएं कैसे पता चलेगा पेरेंट कौन है चाइल्ड कौन? उसको नहीं पता, ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं पता कौन पेरेंट है। हाँ यस, इस तरह वेट को कैसे पता चलेगा? वेट को इस तरह पता चलेगा कि आपके पास जो पीआईडीज का वो होता है ना, चिल्ड्रन की पीआईडीज पीसीबी में सेव की जाती है, पेरेंट की पीआईडीज पीसीबी में सेव की जाती है। तो ये हायरार्की ऑपरेटिंग सिस्टम को पता होती है। हमने कहा ना कि उसकी पीआईडी इसको देंगे, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को पता तो उसने दी थी ना, ऑपरेटिंग सिस्टम को हायरार्की पता होती है। यस, चाइल्ड अगर वेट करेगा तो किसका वेट कर रहा है वो? उसके तो आगे फर्दर चिल्ड्रन है नहीं। जी 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 जी, ठीक है जी जनाब। सब टर्मिनल की तरफ दोबारा आते हैं, टर्मिनल की तरफ आते हैं। नया इनेट नहीं बनेगा, टर्मिनल की बात अभी मैं दोबारा पूरी करता हूँ तो उसमें सवाल कोई पूछ लें, ठीक है। इसको पूरा कर लूँ फिर उसके बाद टर्मिनल पे वापस आता हूँ इसी एग्जाम्पल पे। सो यू गो ओवर हियर, यू इशू द वेट, नाउ यू आर वेटिंग, यू आर इन द केडी स्टेट। पेरेंट कौन सी स्टेट में बैठा हुआ है? ब्लॉक स्टेट में बैठा हुआ है। कुछ देर के बाद चाइल्ड की बारी आ गई, चाइल्ड गया, उसने जाके आउटपुट कर दिया, चाइल्ड रनिंग। ठीक हो गया, चाइल्ड रनिंग हो गया, चाइल्ड यहां से अपना काम खत्म करके वापस आया, चाइल्ड ने क्या आउटपुट किया? ठीक है, समझ आइए, ये डन नहीं खाना। अच्छा, ये जब कोई एग्जाम में आएगा ना तो डन को नहीं खाना है, ये डन लिखेंगे, क्योंकि अगर डन नहीं लिखेंगे तो मुझे नहीं पता कि आपको पूरी लॉजिक समझ आई है कि नहीं आई। अच्छे से समझ आ गई? हाँ जी। तो ये डन क्यों आया? क्योंकि चाइल्ड अपनी कोड को एग्जीक्यूट कर रहा है, उसने अपना इफ खत्म किया, आगे इफ के बाद वो बाहर आया, एल्स तो इसलिए स्किप किया क्योंकि इफ के बाद एल्स नहीं होता। आप बाहर आए, वहां पे एक डन लिखा हुआ, तो आपने डन को आउटपुट किया। ठीक हो गया, ठीक। अगेन दिस इज सूडो कोड, तो इसके पीछे आगे पीछे प्रिंट वगैरह लगा हुआ। यहाँ तक बात सही है जी? ओके। अब चाइल्ड एग्जीक्यूट हो चुका है, पेरेंट अभी तक वेट कर रहा था। जैसे ही चाइल्ड एग्जिट हुआ तो आपके पेरेंट प्रोसेस को ब्लॉक से उठा के कहाँ ले जाया जाता है? रेडी में। यहाँ तक बात सही है जी? ठीक है, आपका पेरेंट जो है वो चला गया रेडी में, थोड़ी देर बाद इसकी बारी आई, ये एग्जीक्यूट हुआ, तो यहाँ पे चाइल्ड टर्मिनेटेड। ठीक है, टर्मिनेटेड का लफ्ज है, दिस इज द टेक्निकल टर्मिनोलॉजी की टर्मिनेशन हो जाती है। ठीक है, सो दिस इज द आउटपुट यू गेट।
अब यहाँ पे आपके पास ये अश्योरेंस है कि जब तक चाइल्ड खत्म नहीं होगा तब तक पेरेंट अपना आगे काम नहीं करेगा। ये अश्योरेंस कहाँ से आई है? किस कॉल की वजह से? वेट की कॉल की वजह से। सही हो गया। अब एक दफा वापस टर्मिनल पे जाएं। टर्मिनल क्या करता है कि टर्मिनल को पहले वो इंतजार करता है, ठीक है, सो इट वेट्स फॉर इनपुट, ठीक है, इनपुट लेता है। इनपुट लेने के बाद जैसे ही आप एंटर मारते हैं तो वो क्या करता है, सबसे पहले करता है अपने आप को फोर्क, ठीक है। उसका पेरेंट जो है वो चला जाता है वेट में, ठीक। उसका चाइल्ड जो है वो क्या करता है, हाँ, कौन सी सिस्टम कॉल, एग्जिट करता है, ठीक है। पेरेंट वेट कर रहा है। अगर पहले पेरेंट की बारी आ गई थी तो वो वेट कर रहा है, अगर चाइल्ड की पहले बारी आई है तो खैर है, चाइल्ड ने अपना एग्जिट कर लिया, ठीक। चाइल्ड ने एग्जिट किया, चाइल्ड एग्जिट करने के बाद जाके थोड़ी देर बाद एग्जिट की सिस्टम कॉल करता है और खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद पेरेंट जो है वो दोबारा एग्जीक्यूट करता है और वो आके क्या करता है कि जब मेरा चाइल्ड खत्म हो चुका है तो मैं वापस इनपुट के लिए दोबारा चला जाता हूँ। तो इस कहानी में इनिट कहीं पे नहीं है। इनिट एक दफा स्टार्ट हो चुका था, जब कहानी करने के बाद आप टर्मिनल तक पहुंच गए तो नाउ दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टर्मिनल। सारे काम वो करता है। इनिट अब दोबारा नहीं आ रहा था बीच में। जी 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 आ रहे हैं, उसकी तरफ आ रहे हैं, और उसकी तरफ अभी नहीं आ रहे, थोड़ा बाद में आएंगे, लेकिन आ जाएंगे उसकी तरफ, ठीक है। वो थोड़ा सा और चीज़ें हमें उसके लिए चाहिए, फिर बात करेंगे। फिलहाल यहाँ तक रखें, ठीक है। जी जी जी, ये चीज़ों को ब्लॉक स्टेट में से निकाल के रेडी में लेके जाना, ये हमेशा हमेशा काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का। क्योंकि जब कोई प्रोसेस ब्लॉक स्टेट में है तो इट इज नॉट गोइंग टू एग्जीक्यूट। व्हेन इट्स नॉट गोइंग टू एग्जीक्यूट तो वो कुछ भी कर नहीं सकता। तो उसको ब्लॉक स्टेट से निकाल के रेडी स्टेट में डालना इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वेनेवर अ प्रोसेस एग्जिट्स, तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जाके देखता है कि इस प्रोसेस के लिए किस किस ने वेट की कॉल इशू की हुई थी, उन सारों को ब्लॉक से उठा के रेडी में ले जाता है। समझ आइए। सो दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो स्केड्यूलर है ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए क्योंकि स्केड्यूलर जिस टाइम पे कॉल होता है उसके आगे पीछे सारी चीज़ें होती हैं, ये सारी मैनेज की जाती हैं, ठीक है। यहाँ तक सही हो गया। जब प्रोसेस एग्जिट होता है ना तो ज़ॉम्बी स्टेट में हमने कहा था हाउसकीपिंग होती है। हाउसकीपिंग में ये भी शामिल है कि जाके देखो इसका कौन कौन इंतजार कर रहा है, ठीक है। तो ज़ॉम्बी स्टेट में काफ़ी काम किए जाते हैं। हाउसकीपिंग इज़ अ वेरी ब्रॉड टर्म। तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आती जाएंगी फिर कि उसके अंदर और क्या क्या किया जाता है, ठीक है जी जनाब। जब पेरेंट में डेट की कॉल की जाती है तो उसमें जब उसके चाइल्ड का पता होता है कि ये इसका चाइल्ड है, फिलहाल सही है। तफसील थोड़ी ज़्यादा लेकिन उसकी इतना यूज़ नहीं है। पेरेंट पहले एग्जीक्यूट ना हो फिर भी ब्लॉक से यस, देखें, अगर पेरेंट पहले एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ठीक है, अगर पहले चाइल्ड एग्जीक्यूट हो गया तो चाइल्ड गया, चाइल्ड ने अपना काम खत्म कर लिया, उसके बाद पेरेंट ने एग्जीक्यूशन शुरू की। जब वो वेट पे पहुंचेगा तो अब क्या होगा, अगर आपने वेट की कॉल इशू की और कोई चाइल्ड प्रोसेस एग्जिस्ट नहीं करता तो वेट इमीडिएटली कम्स बैक, ब्लॉक स्टेट में नहीं जाएगा। बात समझ आई नहीं? तो आप कह रहे हैं कि चाइल्ड का वेट करो, चाइल्ड है ही नहीं, इसका मतलब है बस वेट मत करो, ठीक हो गया। तो ये दोनों मैं यहाँ पे बना देता हूँ। एक क्या है कि योर पेरेंट इशूज द फोर कॉल, दो बन जाते हैं, एक ये टाइमलाइन है और एक ये टाइमलाइन है, ठीक है। दोनों अपने अपने प्रोसेसेस बन गए। ये हो गया P1 आपके पास और ये हो गया आपके पास P2। अगर आपके पास P2 चाइल्ड पहले एग्जीक्यूट करता है तो वो जाके अपना एग्जिट करता है और उसके बाद आपका ये वेट के लिए इंतजार कर रहा था पेरेंट, उसके बाद फिर वेट से हम वापस आते हैं, वरना तब तक वेट के इंतजार में बैठे रहते हैं, ठीक है। सही है। इफ द चाइल्ड डज नॉट गेट टू एग्जीक्यूट फर्स्ट तो आप क्या करेंगे, ये P1 है और ये P2 है, इसने 4 किया, यहां पे वेट आया, क्या हो रहा है, पेरेंट पहले एग्जीक्यूट हुआ तो इसने क्या कर लिया, वेट में चला गया। ये क्या हो रहा है, नहीं सॉरी, पेरेंट नहीं, पहले चाइल्ड एग्जीक्यूट हुआ। तो चाइल्ड पहले एग्जीक्यूट हुआ, मैंने इन लोगों ने डायग्राम गलत बनाई यहाँ पे। सो ओके, सो दिस इज रियली बैड। दोनों मैं अलग से बनाता हूँ। सो पेरेंट चाइल्ड, आपके पेरेंट ने 4 की कॉल की, फौरन उसकी बारी आ गई, उसने वेट की कॉल कर दी, ठीक है। अब ये इंतजार कर रहा है, ठीक। इसके बाद आपके 4 की सिस्टम कॉल से यहाँ पे चाइल्ड की बारी आई, उसने एग्जिट किया और यहाँ पे जब वापस आया तो फिर ये आगे इस जगह से आगे कंटिन्यू कर लेता है, ठीक है। दूसरा केस, पेरेंट और चाइल्ड, आपने यहाँ पे 4 किया, आपकी अभी बारी सिरे से आई नहीं, पहली बारी आ गई आपके पास
चाइल्ड ने एग्जिट किया, चाइल्ड ने एग्जिट किया और चाइल्ड ख़त्म हो गया, ठीक है। जब चाइल्ड ख़त्म हो गया और यहाँ पे आप आए और आपने आके यहाँ पे कहा वेट, जैसे ही वेट हुआ तो यहाँ पे नो ब्लॉकिंग और ये आगे चल पड़ेगा बस, ठीक है, क्योंकि कह रहा है चाइल्ड का इंतजार करो, चाइल्ड है ही नहीं, ठीक है। तो दोनों केसेस आपके पास आ गए, ठीक है। चाइल्ड पहले एग्जीक्यूट करे तो वेट आखिर में, अगर चाइल्ड ख़त्म हो चुका है तो बस ठीक है, वेट कुछ भी नहीं करता। अगर चाइल्ड बाद में एग्जीक्यूट करे और पेरेंट वेट पहले एग्जीक्यूट कर चुका है तो नाउ द पेरेंट गोज इनटू द ब्लॉक स्टेट एंड वेट्स फॉर द चाइल्ड टू फिनिश। यहाँ तक सही हो गया? सवाल है तो पूछे। स्केड्यूलर के पास मल्टीपल प्रोग्राम है जो रन कर रहे हैं, तो सर हो सकता है कि इसको ब्लॉक स्टेट में ब्लॉक स्टेट में हमेशा ये किसको, चाइल्ड को कि पेरेंट को? वेट स्टेट में बिल्कुल भेजेगा ब्लॉक में। वेट के केस में चाइल्ड अगर अभी तक खत्म नहीं हुआ तो ये बिल्कुल ब्लॉक में जाएगा। आगे पूछे। तो मैंने कहा मल्टीपल प्रोग्राम रन हो रहे हैं, तो सर उसमें जो स्केड्यूलर ये करेगा कि जो रेडी है उनको रन कर दें, उनको रन करता रहेगा, बस इसकी बारी नहीं आएगी। इसकी बारे में इसकी बारी तब तक तो बिल्कुल नहीं आएगी जब तक ये चाइल्ड नहीं खत्म होता। जब चाइल्ड खत्म होगा तो ये ब्लॉक से रेडी में जाएगा, फिर इसकी बारी आ सकती है, पता नहीं कब आएगी लेकिन आ सकती। जब तक ब्लॉक में तब तक तो बारी आ ही नहीं सकती, ब्लॉक से बारी नहीं आती, बारी हमेशा रेडी से आती है, ठीक है। सही हो गया? हाँ, मसला ये, वो बाद में बात करेंगे। तो मसला ये है कि ये तो हमने सारा किस्सा कहानी किया किस लिए था, तो हमने सारा किया इसलिए था कि हम चीज़ों को पैरेलल में रन करना चाहते थे और हमने इसको सीक्वेंशियल बना दिया आखिर में, ठीक है। तो ये सिर्फ फोर्क वगैरह जो है ये सिर्फ पैरेलल में रन करने के लिए नहीं है। अब देखिए आपके पास एक ही टर्मिनल है, वो फोर्क और एग्जिट के जरिए से नए नए प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं आपके लिए। तो ये पैरेलल में रन करना मुराद नहीं था, नए प्रोसेसेस की क्रिएशन भी एक ऑब्जेक्टिव था। तो यहाँ पे हम वो नए प्रोसेसेस की जो क्रिएशन है वो ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहे हैं। पैरेललिज्म के लिए और तरीके करने पड़ते हैं। दिस इज़ नॉट अ गुड वे फॉर पैरेललिज्म, ठीक है। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अगला चैप्टर उसी के ऊपर है। जी जनाब, सही है। तो ये पिछले 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने सिर्फ 1-2 छोटे काम किए। हमने फोर किया, एग्जिट किया और वेट किया, ठीक है। मकसद क्या था? नए प्रोसेस की क्रिएशन। और वेट जो आखिर में किया वो तो इसलिए कि अगर आपने नए प्रोसेस का इंतजार करना है काम खत्म हो, ठीक है। इस तरीके से अगर आपने मल्टीपल चिल्ड्रन क्रिएट किए हैं और आप वेट करते हैं तो वेट एक चाइल्ड के एग्जिट होने पे वापस आता है, फिर दूसरे चाइल्ड खत्म होता है, फिर वापस आता है। तो यू कीप वेटिंग अंटिल यू हैव रिसीव्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल द चिल्ड्रन हु हैव फिनिश्ड एग्जीक्यूटिंग। जी, सवाल है तो पूछें। सर ये चाइल्ड के सर हम वो करने के बाद चाइल्ड भी करते हैं, वहाँ पे एग्जिट करते हैं और आगे से चलता होती है प्रोसेस करते हैं। सर जितना प्रोसेस क्रिएट होते हैं सर लास्ट में एग्जिट करेंगे तो सर वो जो एग्जिट जो पार है वो पिछले वाले साइड को रेज नहीं करते चाइल्ड के केस में कर देगी ना, ठीक है। सर एग्जिट करने के बाद वो रिटर्न नहीं करते, रिटर्न नहीं करती। तो सर वो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है, तो मतलब क्या कर रहे हैं। एलएस के केस में आप देख लेना, एलएस ऐसा काम कर रहा है कि उसको टर्मिनल के किसी डाटा की ज़रूरत ही नहीं है, ना वो उसको हाथ लगाता है। तो देर इसेंशियली इंडिपेंडेंट। सर ये इंडिपेंडेंट केस जी जी, वो जब हमें ये चाहिए होता है ना कि डाटा आपस में शेयर करना है और बहुत सारे काम करने हैं, वो बाद में आ रहा है, अभी फिलहाल वो नहीं है, वो भी हमने नहीं किया। अभी प्रोसेस क्रिएशन वाला मैकेनिज्म देख रहे हैं, ठीक है। तो फोर्क का जो प्राइमरी मकसद है ना, ये देखें, याद रखें, आमतौर पे फोर्क एक्सप्लेन किया जाता है इन टर्म्स ऑफ पैरेलल कंप्यूटिंग और वो चीज़ों में। तो फोर्क का प्राइमरी मकसद जो है वो प्रोसेस क्रिएशन है। फोर्क का प्राइमरी मकसद पैरेललिज्म अचीव करना नहीं है, ठीक है। फोर्क इज प्राइमरीली यूज्ड फॉर क्रिएशन ऑफ प्रोसेस इन POSIX कंप्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ठीक है जी। कमांड जो आपने रन की है ना वो अपना उसका प्रोसेस बनता है, इसी तरीके जिस तरह एलएस का अपना प्रोसेस बन रहा है उस तरह जो कमांड भी आप इशू करते हैं उसका अपना नया प्रोसेस बनता है। इनिट के नीचे चिल्ड्रन होते होते टर्मिनल और टर्मिनल के आगे प्रोसेस, उसका पेरेंट ये टर्मिनल होगा। उस प्रोसेस का, वो जो प्रोसेस आपने अभी क्रिएट किया एलएस है मिसाल के तौर पर, कैलकुलेटर है, व्हाटएवर, फायरफॉक्स है, उसका जो पेरेंट है आपका वो टर्मिनल होगा, ठीक है। फिर इनके इससे फ़र्क क्या पड़ता है वो थोड़ा सा अगले लेक्चर में आ रहा है, वो भी मैं नहीं बात कर रहा, वो अगले लेक्चर में आएंगे कि इससे फ़र्क क्या पड़ता है कि कौन किसका पेरेंट है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो आता है उसकी तरफ, ठीक है। करें।
और ये चाइल्ड से एग्जीक्यूट होगा एग्जिट होगा, लेकिन अगर कोई नया प्रोसेस आता है तो किसी चाइल्ड को खत्म करके नया बनेगा। जी 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 जी, देखें देखें, टर्मिनल की जो कहानी है उसमें ये है, ये आपका टर्मिनल है, ठीक है, ये ऊपर कहीं पे इनिट था, इनिट से होते 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 आप टर्मिनल तक पहुंचे हैं, ठीक है जी। टर्मिनल ने आगे अब क्रिएट किया है एलएस, तो जो हम प्रोसेस ट्री बनाते हैं ना उसमें टर्मिनल की डुप्लीकेशन हम दिखाते नहीं हैं, हम कहते हैं टर्मिनल है। फोर्क जो हुआ है ना, तो उससे एक्चुअली क्या होगा कि आपके पास ये टर्मिनल भी रहेगा और इसका एक चाइल्ड बन जाएगा जो कि अभी भी टर्मिनल ही है, ठीक। अब ये टर्मिनल जो है, ये जो दूसरा टर्मिनल बना है, ये चूंकि चाइल्ड है तो ये अपने आप को रिप्लेस कर देता है और इससे क्या बन जाएगा आपके पास यहाँ पे एलएस, ठीक है। जब तक एलएस एग्जीक्यूट हो रहा है तो ये सिचुएशन है। टर्मिनल चूंकि वेट कर रहा है तो वो किसी और कमांड को एग्जीक्यूट नहीं करता। फर्ज करें अगर टर्मिनल वेट नहीं कर रहा और आप उसके साथ आके पीएस की कमांड भी एग्जीक्यूट कर देते हैं तो वो दोबारा अपने आप को डुप्लीकेट करेगा और वहां पे बन जाएगा एक और प्रोसेस जो कि पहले टी होगा और फिर रिप्लेस होके पीएस बन जाएगा, ठीक है। तो टर्मिनल तो लूप के अंदर लगा हुआ है, सही। जब एलएस खत्म हो जाएगा, तो जब प्रोसेस ही सिरे से खत्म हो गया तो ये वाला जो चाइल्ड है ये भी खत्म और टर्मिनल वापस आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपने पीएस एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे पीएस बन गया, पीएस जब हो गया एग्जीक्यूट होकर खत्म हो गया तो ये चीज़ भी खत्म हो गई, टर्मिनल अपनी जगह पे ही रहता है। हाँ, जब आप टर्मिनल को क्लोज कर देते हैं, वो विंडो को जब आप जाके क्लोज कर देते हैं तो फिर ये भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। और चूंकि इनिट से होता ही है कि इनिट के बाद हमने बताया था कि जीयूआई आती है लॉगिन की, पता नहीं मैं इसको जीयूआई बार बार क्यों कह रहा हूँ, लॉगिन स्क्रीन, उसके बाद आपके पास आता है डेस्कटॉप और डेस्कटॉप के बाद आप टर्मिनल स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से फिर बात होगी, ठीक है। तो पीएस और वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें आपने रन की है यहाँ पे, ठीक है, ये सारी की सारी रन हो रही हैं। जब पीएस खत्म होता है तो ये चीज़ इस तरह हो जाती है। फर्ज करें आपने टर्मिनल को भी बंद कर दिया तो ये हो जाता है, फिर टर्मिनल पे आपने दोबारा क्लिक किया, एक और टर्मिनल क्रिएट हो जाएगा। तो उसका भी तरीका होता है कि डेस्कटॉप अपने आप को फोर्क करता है, और पूरा डेस्कटॉप नहीं फोर्क होता, उसका एक छोटा सा पोर्शन फोर्क होता है, लेकिन बाहर डेस्कटॉप अपने आप को फोर्क करता है और फिर वो एग्जिट करता है तो वो टर्मिनल बन जाता है, ठीक है। तो हमेशा तरीका कार यही है, फोर्क एंड एग्जिट, फोर्क एंड एग्जिट, फोर्क एंड एग्जिट, ठीक है। अब देखिए जिस तरह डेस्कटॉप के केस में अब आपको नजर आ रहा है कि डेस्कटॉप डज नॉट वेट फॉर द टर्मिनल टू फिनिश, इट गोज बैक इमीडिएटली। टर्मिनल शो कर देता है लेकिन इट गोज बैक इमीडिएटली, आप किसी और चीज़ के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं, तो वहां पे वेट नहीं है। तो वेट जरूरी नहीं है कि आप करें। टर्मिनल के केस में वेट हमने लगाया इसलिए क्योंकि भाई एक आउटपुट आ रहा है और उसके दरमियान में यूजर कैसे इनपुट करे, यूजर को समझ नहीं आती, तो यूजर बेचारे की खातिर हमने कहा कि वेट करो। ये हमेशा जरूरी नहीं होता, हम वेट टर्मिनल में से भी हटाएंगे बाद में जाके थोड़ा सा, ठीक है। ये देखें, ये बात जरा इस बात को समझे, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम है, खैर 2 मिनट में बात करता हूँ, लेकिन ये अब ये आखिर में, ये अभी तक जितनी मैं आपको कहानी सुना रहा था ना, ये सारी की सारी एकेडमिक डिस्कशन थी। इस सारी कहानी का जो आपको प्रैक्टिकल, जब आप कंप्यूटर साइंस इस्तेमाल करते हैं ना जाके, आपको क्या पता होना चाहिए, फोर्क होता है, एग्जिट होता है, बस दैट्स इट, दैट्स ऑल यू नीड टू रिमेंबर। एग्जाम्स वगैरह की बात हो रहा है, मैं आपको प्रैक्टिकल के हिसाब से बता रहा हूँ कि दैट्स ऑल यू नीड टू रिमेंबर। फोर्क होता है, एग्जिट होता है, प्रोसेस, यू नीड टू हैव अ जनरल आइडिया ऑफ हाउ दिस वर्क्स। ये जो आगे की बात है ना कि इससे फिर फर्क क्या पड़ता है कि एक वेट कर रहा है और एक वेट नहीं कर रहा, ये इतनी बड़ी चीज़ है कि आपको मैं एक एग्जांपल के से बता देता हूँ कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह जो हम करते हैं यहाँ पे हमारे पास, आप लोगों को पता होगा, उमर साहब का एक वो है जीपीयू है, एक जीपीयू है, उस जीपीयू के ऊपर हम यूजर्स को, स्टूडेंट्स को अकाउंट्स के एक्सेस दे देते हैं और वो वहाँ पे लॉगिन करते हैं और अपना कुछ काम करते हैं। मसला क्या होता है, वो लॉगिन करते हैं, हमारे यहाँ पे नेट, आप लोगों को पता है कैसा है, नेट खराब हो जाता है, टर्मिनल बंद हो जाता है या कनेक्शन ब्रेक हो जाता है, वहाँ पे जो प्रोसेस रन हो रहा था वो खत्म, एंड इट टेक्स ऑन द ऑर्डर ऑफ वीक्स टू एग्जीक्यूट एन एक्सपेरिमेंट ऑन द जीपीयू, ठीक है। कुछ नहीं हो तो दिन तो लगते ही हैं, तो यहाँ तो 2 घंटे में नेट 3 दफ़ा मर जाता है, तो दिन किस तरह चलाएगा। स्टूडेंट को मसला क्या होता है, आते हैं हमारे पास अक्सर कि सर वो तो हमने वहाँ पे कमांड इशू की हुई थी और कनेक्शन ब्रेक हो गया तो हमारी कमांड एग्जिट हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि जब आपका पेरेंट ख़त्म होता है उसके सारे चिल्ड्रन भी खत्म हो जाते हैं, समझ आइए। जब आपका कनेक्शन ब्रेक होता है तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कहता है ये बंदा गया, इसका टर्मिनल बंद करो, टर्मिनल बंद करो, नीचे उन्होंने एक्सपेरिमेंट रन किया होता है, वो सारी कहानी खत्म। बात समझ आ रही है? तो वो छोटी सी चीज़ जो कि आपके जहन में उस वक्त नहीं है, और मैं इसलिए आप नहीं, उन लोगों के जहन में नहीं है, तो वो हमें आगे क्या कहते हैं कि इसका इलाज क्या है। इसका इलाज मुझसे क्यों पूछते हो, इसका इलाज खुद करो। यू नीड टू नो कि आप ये बात ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे बताएंगे कि मेरे चिल्ड्रन को एग्जिट मत करना जब मैं चला जाऊँ तो, ठीक है। जब मैं दुनिया से चला जाऊँ तो मेरे बच्चों का ख्याल रखना, कह के जाएंगे उसको, वरना वो नहीं रखेगा ख्याल, ठीक है। तो ये बात करने के लिए आपके पास एक कमांड है ऑपरेटिंग सिस्टम में। ये कहानी जब आपको पता होगी, आपके जहन में होगी, तो यू कैन सर्च फॉर दैट कमांड एंड यू कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम। इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाया जाता है कि यू नीड टू रियलाइज कि व्हाट टू पोज। गूगल को कहेंगे क्या, सवाल से ही पूछेंगे तो, ठीक है। आई नीड एन असाइनमेंट ऑन कायदे आज़म से आपको सही जवाब नहीं मिलेंगे, समझ आ गई बात की।
तो यू नीड टू रियलाइज कि यहाँ पे मसला क्या है। मसला ये है कि फोर्क करने के बाद एग्जिक हो रहा है, हायरार्की बन रही है, पेरेंट खत्म होता है तो चिल्ड्रन भी खत्म होते हैं। हाउ डू आई ब्रेक दिस कनेक्शन कि अगर पेरेंट खत्म हो तो चिल्ड्रन खत्म ना हो, उसकी एक सिंपल सी कमांड है। तो अब ये सारी तकरीर मैं स्टूडेंट्स को नहीं कर सकता, तो मैं उनको जाके क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ नो हब की कमांड जाके देख लो। फिर उनको नो हब समझ नहीं आता, ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट जो है वो जहन में फ्रेश नहीं है, क्योंकि जब पढ़े थे उस वक्त उसका वजन नहीं पता था। तो ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है, इसमें से मैं आपको बता रहा हूँ जो चीज़ आपको सारी उम्र याद रखने की है वो क्या है। फोर्क होता है, एग्जिक होता है, हायरार्की बनती है, पेरेंट खत्म तो चिल्ड्रन भी खत्म, चाइल्ड खत्म तो पेरेंट खत्म ज़रूरी नहीं है। पेरेंट खत्म होगा तो चाइल्ड जो है वो भूख से बिलक बिलक के मर जाएगा। ठीक हो गया? इतनी बात याद रखने की ज़रूरत है। यहाँ तक सही हो गया?